We have our next session on the code of ethics, and for the same, we have with us very energetic and young past chairman of Gurugram branch, CA Dheeraj Sharma ji. So I welcome you, sir. And before starting that session, I recognize the presence of Indore branch chairman C. Kirti Joshi ji and request him to please say few words to members present here. एक और हम प्लान कर रहे हैं अभी। प्लान ये है कि प्रैक्टिस में डे बाय डे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है प्रैक्टिस करना। टैक्स ऑडिट लिमिट की बात करें तो टैक्स ऑडिट लिमिट 44 एडी के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्पेशल प्रोविजंस में 10 करोड़ कर दी है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 50 करोड़ हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। सो ये लिमिट जहां पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वहां 50 करोड़ तक प्लानिंग है करने की गवर्नमेंट की। जीएसटी ऑडिट इज ऑलरेडी गॉन। बैंक की अगर हम बात करें तो जो एडवांसेस हैं वो 90% एडवांसेस कवर करने की बात की है, लेकिन अगर हम देखें तो जितनी बड़ी कॉर्पोरेट ब्रांचेस होती हैं, एसएमई ब्रांचेस होती हैं, मैक्सिमम एडवांसेस वहीं से होते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस श्रिंक हो गई है। आपको दिखने में हमें लगता है कि क्राइटेरिया बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेस श्रिंक हो गई है। अभी कुछ एरियाज हैं जहां पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट क्या पता हम क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। स्टार्टअप इज द एरिया जहां पर बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट अभी आ रही है और पैसा भी मिलता है, फीस मिलती है। क्यों मिलती है? उसका रीजन है, रीजन बहुत साफ है कि उनको इक्विटी मिलती है बाहर से। रिसेंटली मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की ऑलमोस्ट 6-7 मंथ बैक, और सबसे मजे की बात यह है कि हम इंदौर जैसे शहर से बैठ के बेंगलोर और मुंबई, दिल्ली, हम यहाँ पर बहुत इजीली जो है अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एक और एरिया बहुत अच्छा प्रैक्टिस का है जिसमें जैसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है। जितने इंश्योरेंस के प्रपोजल्स आते हैं उन प्रपोजल्स के डॉक्यूमेंट्स का फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, और इसकी फीस इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख 5 लाख रुपया महीना देती है। ये भी एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं। इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस 2 दिन की स्टार्टअप पे, और ऐसे कौन कौन से एरियाज ऑफ प्रैक्टिस हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टार्टअप में बहुत अच्छा, क्योंकि एमआईएस प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इन्वेस्टर्स को हर महीने एमआईएस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम उस एमआईएस को प्रॉपरली बनाकर देते हैं, इट्स हार्डली वर्क ऑफ मतलब 1 डे और 2 डे मैक्स टू मैक्स, और 15 to 20,000 इजीली हम एक नए स्टार्टअप से चार्ज कर सकते हैं इफ वी हैव 4-5 स्टार्टअप विद अस, और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं हमारे पास आसपास। सो मैं तो यही कहूंगा कि हम वो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या आप लोगों को लगता है कि और कुछ आपके पास में है जिससे कि हम प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं या ब्रांच के बेटरमेंट के लिए और प्रोफेशन के बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपके सजेशंस जो हैं वो आप वेलकम है, आप कभी भी दे सकते हैं। और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग may I request to Saloni Sarda. Good morning, everyone. On ICA Saloni Sarda, member of Indore branch, would like to welcome you all to the second technical session of today's 2 days conference on bank audit. The topic of the session would be Code of Ethics, and the speaker would be CA Dheeraj Sharma sir from Gurugram branch. Now, without taking much time, I would like to give a brief introduction of our today's speaker. He is a chartered accountant by profession and a social reformer by passion. CA Dheeraj Sharma sir is the immediate past chairman of Gurugram branch, the largest branch of NIRC of ICAI. He is a fellow member of ICAI and has done PhD in Human Resource Practices for Sustainable Development. He has obtained certification in Financial Accounting and Analysis from IIM Bangalore and certification in Emotional Intelligence from IIT Kharagpur. CA Dheeraj Sharma sir is Vice President of Sankalp Management Consultancy Private Limited and formerly served as Head of Internal Audits in Sankalp and Associates. He has presented 20 plus research papers in various national and international conferences.
He is also a corporate trainer associated with big names like ONGC Limited, NTPC Limited, and various universities and corporate discussion forums. CA Dheeraj Sharma sir has been presented with many awards. To name a few, Pandit Deen Dayal Upadhyay Award, Gaurav Samman, Dr. Daulat Singh Kothari Award. He is an active social worker associated with multiple organizations. He is founder president of Sankalp NGO and executive member of Pragati Pathik Society. CA Dheeraj Sharma sir was our country representative in Asian Economic Council for the year 2021. With this, I would like to request CA Dheeraj Sharma sir to enlighten us with his words of wisdom. Thanks a lot, Saloni ji, for wonderful moderation. Respected Chairman of Indore branch of CIRC of ICI, CA Kirti Joshi ji, a very dynamic and energetic leader. Secretary of the branch, CA Ankush Jain ji, all the seniors and my young fellows of the profession who joined us today through virtual mode as well as in physical mode. Warm greetings, namaste, very good morning to every one of you. First of all, I would like to congratulate Indore branch of ICAI for taking such a wonderful initiatives. And this year, Indore branch is celebrating their golden jubilee year. So the decision taken by management committee under the able leadership of Kirti Joshi ji that this year their people are going to take some new initiatives and their target is for 50 initiatives. Though I am immediate past chairman of Gurugram branch, I understand that being a leader of the profession, when you decide to take any kind of initiative, how much efforts you have to put in to materialize those thoughts in the reality. So I really appreciate, I acknowledge your dedication and the level of energy you people are putting. And I would say that the speed of implementing the initiatives, maybe at the end of the year, we may see more than 50 initiatives taken by you. Congratulations and best wishes to entire team of Indore branch. In this 2 days conference on bank audits, a very special session was planned for code of ethics. There may be a question in our mind that we people are discussing about bank audits and what is the need to discuss about code of ethics in this particular session. What is the mindset you people are having about code of ethics? Because general feedback, what we get, that is all about code of ethics are just limiting us. These are restricting our growth, and ICI is imposing such code of ethics to limit ourselves to our growth, and in many more negative thoughts we people are having about code of ethics and professional ethics. But today I would try in the next 90 minutes while discussing about code of ethics, we will sum up that these are not to restrict or limit our growth of our practice. Basically, these code of ethics are to govern ourselves in the better manner. And especially for the we people who are resident of Indian subcontinent, code of ethics are not new for us. We have a lot of examples from our history. If you talk about Ramayana period, then also there is one example. भगवान श्री राम समुद्र किनारे पहुंचते हैं और पता चलता है कि उनकी सहधर्मिणी सीता जी रावण के पास है, अशोक वाटिका में कैद बनाकर रखी हुई है। वह सीधा आक्रमण भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां अंगद को भेजा दूत बना करके यह संदेश भिजवाने के लिए कि साहब सीता जी आपके पास हैं, आपकी कैद में हैं, आप उन्हें लौटा दीजिए, युद्ध नहीं होगा। If I talk about we write the etiquette letter to the previous auditor, I believe this is just like that. न्यू असाइनमेंट आने से पहले हम एक लेटर लिखते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि we are accepting this new assignment for the purpose of such particular assurance engagement, and if there is any reason or any professional reason that we should not accept this assignment, do let us know. We have a lot of such examples in Mahabharata period, Vedic period, later Vedic period as well, and in the new era also. Till the time my PPT started, I would like to quote one example from the era of Vishnugupta Kautilya Chanakya. Everybody heard his name? Yes? At that time, in the era of Chandragupta Maurya, there was a concept of Aksh Patal Adhyaksh.
like we can say the auditor in the current day scenario, or we can say the head of the accounting function in the current scenario. At that time, the finance department was known as Aksh Patel, and the chief of that particular department was known as Aksh Patel Adhyaksh. So who can be appointed as the head of that accounting department? Who can be the Aksh Patel Adhyaksh? Chanakya provided 4 basic tests, we can say the litmus test, 4 basic standards. That first we have to check about these 4 standards. If a person who is able to crack these standards, then only he or she should be appointed as the head of this department. And these standards were, here we may lose the client. The client is in the position to intimidate ourselves. The Arthopada says whether the person can be irritated. Any issue arising from the monetary benefits, like the independence, and the fourth says Dharmopada. Can the person be deviated on the merely on the issue of ethics, on the ethical grounds? If he can be deviated from his duties, then he should not be appointed as the head of Aksh Patel. Similar way, अगर आज किसी को ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है तो हम भी इंडिपेंडेंस देखते हैं, हम भी यह देखते हैं, आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स भी कहते हैं कि इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है. आईसीआई गाइडलाइन देता है आपको यह बताने के लिए कि आपकी फीस की लिमिट कितनी हो सकती है. अर्लियर इट वाज 40%, अब आईसीआई ने एक क्लोज लेकर के आए, दो इट इज पार्क फॉर द टाइम बीइंग, बट इट सेज 15% अगर आपके टोटल रेवेन्यू से ऊपर जा रहा है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट, ऑडिट एंगेजमेंट के क्लाइंट एंड उसके सब्सिडियरी से, तो यू हैव टू रिपोर्ट दोज हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन आवर ब्लड. We can take such a lot of examples from our heritage. When we discuss about code of ethics, we cannot learn, we cannot find it in the true spirit unless we have the respect towards our noble profession and such code of ethics. With the words from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 4, I would like to sum up this particular statement, that how the respect is very much important towards our noble profession. Because in the Mahabharata period, when Arjun was really very much confused, like we people, we are confused whether to accept the assignment or not. If I am going to fulfill the requirements of code of ethics or not, is there any kind of disciplinary proceeding can be initiated against me if I accept this engagement? In such situation, the guidance is really very much important for us. So in the chapter number 4, Lord Krishna said, Shraddhama labhate jnanam तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध पराशांतिम अचिरेणाधिगच्छति. द मीनिंग देयर बाय, वह व्यक्ति जो श्रद्धा भाव के साथ ज्ञान अर्जित करता है उसे ही परम शांति प्राप्त होती है. एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन. सो फर्स्ट थिंग कीप इन योर माइंड, अगर हम लोग यह सोच रहे हैं कि आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स हम लोगों को लिमिट करने के लिए है, हमारी ग्रोथ को रोकने के लिए है, तो हम शायद एक गलतफहमी में हैं. The person standing in front of you, 8 साल की प्रैक्टिस के बाद मैंने फुल टाइम प्रैक्टिस से रिटायरमेंट लिया है. नाउ आई एम एंटरप्रेन्योर एंड एंजॉयिंग द लाइफ. एंड आई बिलीव कि ये इसलिए पॉसिबल हो पाया कि डे 1 से आई फोकस कि कहीं भी किसी भी वे के अंदर हमारा एथिक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. सो इफ ए पर्सन इज फॉलोइंग द ऑल द एथिकल गाइडलाइंस इश्यूड बाय आईसीआई, ही और शी विल फील दैट मैं सेफ हूं, मैंने गलती नहीं की है. बिकॉज नाउअडेज वी आर ऑन द रडार ऑफ एवरी रेगुलेटिंग अथॉरिटी. कुछ भी गलती की सीएस आपको बुला लीजिए, वी आर द सब टारगेट्स. अगर मैं मेरे एथिक्स को फॉलो कर रहा हूं, आई विल बी फ्री फ्रॉम देयर, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल बी एबल टू फुलफिल माई ड्यूटीज मोर डिलिजेंटली, विद मोर प्योरिटी, with more dedication in that particular case. Anybody have any kind of question during my entire presentation? I request you feel free to ask the questions, because I believe जब भी हम संवाद करते हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, तो शायद दोनों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है. It will be great learning for me as well. In Sanskrit there is a verse, मुझे याद आया इसी संवाद से लेकर के, अपूर्वकोपि कोशो अयं विद्यते तो भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्. द मीनिंग इज, जो व्यक्ति अपना ज्ञान साझा करता है
उसका ज्ञान बढ़ता है, और जो खुद तक सीमित रखता है उसका ज्ञान सीमित रह जाता है। तो जितना आप क्वेश्चन करेंगे इट विल बी गुड फॉर मी एज वेल। लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। अगर उससे पहले 2-3 बातें और मैं आपसे पूछूं पीपीटी स्टार्ट उससे पहले, हम में से कितने लोग हैं जो एंगेजमेंट लेटर ऑब्टेन करते हैं? कैंडली रेज योर हैंड्स। जो वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं वो तो बच गए, जलील नहीं हो रहे हैं वो, क्योंकि उनका हाँ या ना बताना मुझे नहीं पता चल पा रहा। बट जो भी प्रोफेशनल बंधु आप बैठे हैं, बिलीव में मैं आपके प्राण नहीं पीऊंगा और ज्यादा जलील भी नहीं करूंगा, बट मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, जब तक हम अपने गिरबान में नहीं झांके उससे पहले ये कह देना कि ये कोड ऑफ एथिक्स हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर बर्डन है, शायद गलत होगा। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्टेन द एंगेजमेंट लेटर फॉर एवरी असाइनमेंट, नॉट ओनली अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सलोनी जी, इनके अलावा? अच्छा, एडवाइजरी फंक्शन का एंगेजमेंट लेटर कौन कौन रिसीव करते हैं? एडवाइजरी फंक्शन का आपने अकाउंटिंग, सर आपने अकाउंटिंग का वर्क लिया, आपने असेसमेंट का वर्क लिया कि यस आई विल रिप्रेजेंट योरसेल्फ ऑन योर बिहाफ फॉर द असेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, जो एंगेजमेंट लेटर ऑब्टेन करते हैं उसका। सर व्हाई वी डोंट फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग द एंगेजमेंट लेटर? हमें लगता है एडिशनल बर्डन हो जाएगा, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी हमारे लिए। Now I would like to tell you one thing. What is the format of engagement letter? सबसे पहले नेम ऑफ बोथ द पार्टीज जिनके बीच है, जो हमें एंगेज कर रहा है हमारा क्लाइंट। देन देयर आफ्टर स्कोप ऑफ वर्क। यहाँ कुछ लोग ऑब्जेक्टिव भी एडिशनली ऐड कर देते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, देन स्कोप ऑफ वर्क, देन द डॉक्यूमेंटेशन, देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन, देन द टाइमलाइंस, देन द फीस, देन पेमेंट टर्म्स, देन कॉन्फिडेंशियलिटी। और फिर दोनों पार्टी साइन करती है, आप भी और आपका क्लाइंट भी। अब सर जब भी मेरे सामने ऐसा केस आया कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिल्टी हेल्ड किया जाता है कि आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, अपनी ड्यूटीज ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं किया, आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का जो प्रिंसिपल है फॉलो नहीं किया है आपने, इन दैट पर्टिकुलर केस वो एंगेजमेंट लेटर आपको सेफ गार्ड करेगा, बिकॉज यू हैव रिटन योर स्कोप ऑफ वर्क। साहब मेरा काम इतना लिमिटेड है कि जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे बेस्ड ऑन दैट आई विल रिप्रेजेंट यू बिफोर द गवर्नमेंट अथॉरिटी। मेरा वर्क इतना है। टाइमलाइन की बात आई, 12 जनवरी को एक क्लाइंट भागा भागा आया और आकर के कहता है अंकुश भाई यार ये ऑडिट कर दो एक ना, मेरा टैक्स ऑडिट, देखो मैं पुराने वाला सीए मेरा बेकार है, कभी टाइम पे नहीं करके देता था, आप कर दो ऑडिट। सबसे पहला क्वेश्चन, सर फीस? अब सामने वाले ने कहा 50,000 रुपया। अंकुश भाई ने कहा यार मैं तो 20,000 रुपया लेता हूँ, चलो 5 क्लाइंट 10 क्लाइंट हैं उनका बाद में करेंगे, जो बचे हुए हैं पहले इसका निपटाता हूँ, 2.5 क्लाइंट जितनी फीस तो आएगी एक बार में। आपने 12 जनवरी को एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया। माय क्वेश्चन इज 15 जनवरी आपकी इस बार के लिए ड्यू डेट थी, क्या आप 3 दिन के अंदर जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी ड्यूटीज के साथ? आपने ईएलई प्रिपेयर नहीं किया, आपने ऑडिट स्टार्ट कर दी, ना आपने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया, ना आपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट किया, ना आपने जानने की कोशिश की कि 31 मार्च 2020 जो मेरी कट ऑफ डेट है, ऑडिट डेट है, उस दिन स्टॉक वेरिफिकेशन ड्यू टू कोविड लॉकडाउन नहीं हो पाया था, तो उसकी बैकवर्ड वर्किंग कैसे हुई है, यह सब जानने की हमने कोशिश भी नहीं की और हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जब हमें आईसीआई बुलाता है कि आ जाओ लटकाते हैं आपको, तब हम कहते हैं आईसीआई हमें रोक रहा है, गलती हमसे हुई है, स्टार्टिंग हमने की है मिस्टेक की। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट क्या मैं यह एंगेजमेंट कर पाऊंगा? जब मेरे पास वह एंगेजमेंट लेटर होगा, उसमें टाइमलाइन का क्लोज होगा, उसमें लिखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वी नीड 7 वर्किंग डेज। अच्छा ऐसे केस भी होते हैं, क्लाइंट आपके पास 25 सितंबर को आया, आपने बोला जी ठीक है कर देंगे 5 दिन में वर्क, 26 सितंबर को पता चला डेट बढ़ गई, अब क्लाइंट भी सो गया, आप भी सो गए, और वही क्लाइंट भाग करके फिर आपके पास 14 जनवरी को आ रहा है, अरे भाई साहब हमने तो ऑडिटर तो आपको अपॉइंट कर ही दिया था सितंबर में ही, ऑडिट नहीं करोगे क्या हमारी? अगर आपने उस दिन सितंबर में एंगेजमेंट लेटर जनरेट किया होता और उसमें मेंशन किया होता टाइमलाइन का कि जिस दिन मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उसके बाद 7 वर्किंग डेज लगेंगे, नाउ दिस इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डिले होता है ये आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। अब दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर। हमारी फीस डूब जाती है साहब,
लोग पूछते हैं धीरज भाई तुमने 30 की उम्र में रिटायरमेंट लिया, तुम्हारी फीस नहीं डूबी क्या कभी? अब मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी फीस नहीं डूबी। यार हमारी तो फीस डूब जाती है, क्लाइंट 50,000 रुपया बोल के जाता है, इस साल की फीस अगले साल की टैक्स ऑडिट के टाइम ला करके देता है, होती है प्रॉब्लम। और नेक्स्ट ईयर भी ये कहता है 10-20,000 रुपया कम ले लो। असेसमेंट का वर्क होता है, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेशन का वर्क होता है, पेनल्टी आ गई, डिमांड आ गई, रोता रोता क्लाइंट आया आपके पास और आने के बाद बड़ा हाथ जोड़ दिया, आप ही माई बाप हो, आपको भी दया आ गई, हम बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं सीए। आपने कहा नो प्रॉब्लम सर, वी विल हैंडल द एंटायर केस एंड माय फीस विल बी 1 लाख रुपीस, देयर मे बी 4-5 विजिट्स टू द डिपार्टमेंट एंड आई विल रिप्रेजेंट यू ऑन योर बिहाफ। क्लाइंट बड़ा खुश, हाँ हाँ सर फीस की चिंता नहीं है, मुझे बचा लो बस, वो बर्फ की सिल्लियों पे लटा के मारे नहीं जीएसटी वाले मुझे। अब आपने रिप्रेजेंट किया, आपकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी थी, आपकी फेस वैल्यू इतनी अच्छी थी कि फर्स्ट हेयरिंग के अंदर आप गए, केस रिजोल्व। अब आपने क्लाइंट को 1 लाख रुपए का बिल दिया, क्या वो 1 लाख रुपए देगा अब आपको? अरे यार अंकुश भाई क्या बात करते हो आप जैन साहब, एक विजिट का 1 लाख रुपया कोई नहीं लेता, ये तो बड़े से बड़े से ये नहीं लेते हैं। आपको कितना लगा? 1 दिन लगा, मैं परसों आया था, कल रिप्रेजेंट करके आ गए आप, 1 दिन में नहीं। अंकुश भाई 50,000 रुपया ले लो यार, ढाई नहीं, कोविड में मारा गया मैं तो, मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, हाथ जोड़ के आप 50,000 रुपया ले लेते हैं, ये तो दे दो। बट इफ देयर इज एंगेजमेंट लेटर और उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपकी फीस 1 लाख रुपया है, वह कंप्लीट होने के विद इन 7 डेज आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, इनवॉइस जनरेट करने के विद इन 7 डेज आपको पेमेंट मिलेगी। अब क्लाइंट वहां से नहीं मुकर सकता है, इफ दे डिनाई आप कोर्ट ऑफ लॉ में उनको लेकर के जा सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर। बहुत सारी बातें हैं और ये मैंने इसलिए बताया, जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, आईसीआई की कुछ गाइडलाइंस आई हुई है केवाईसी रिलेटेड, नो योर क्लाइंट उसका केवाईसी, एंगेजमेंट रिलेटेड कि वो भी आप फॉलो करें, नहीं करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। बट हम ये करते हैं, उठाया शेड्यूल्स ले लिए, उसके पार्ट ले लिए, वो लाइन टू लाइन पढ़ लिए, सीए नॉन सीए के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता है, हाँ जी 2009 वाले में भी यही पढ़ा था, 2020 में भी यही पढ़ लिया। उससे बाहर आकर के अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करूं, देन यू विल रियलाइज कि शेड्यूल से रिलेटेड मिस्टेक रेयरली होती है, अदर देन शेड्यूल्स जो आपने मिस्टेक्स करी है उनकी वजह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट काउंट होता है और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है आईसीआई की तरफ से। Though if we discuss about all the schedules, all the fundamental principles, the threats and how to overcome these threats and the FAQs, question answer, it will take 5 to 6 hours. So I will focus, we will discuss about the essence, the soul, the purpose, the objective of these code of ethics and all about the 5 fundamental principles, all about the threats and how to overcome those threats. Taking some practical examples, and I would love to get some questions from your side. As I already told you that ethics are not new for us. We, the people who are resident of sub-Indian continent, we understand that the action is indeed the sole medium of expression of ethics. If I am fulfilling the ethics, then only I can say, yes, ethics are good. This is the outline of the entire session. If you would like to learn the ethics in the complete manner, in the full manner, we will discuss about the background and burning issues. These are very much important, and thereafter we will jump to the FAQ and Q&A. If we will get the time, then we will return back to the schedules, because schedules वही हैं जो 2009 वाले में थे। आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, सभी को समझ में भी आते हैं, वहां केस स्टडी और क्वेरी नहीं जनरेट होती आपकी। This is all about the quality assurance mechanism of ICAI. अब सबसे बड़ा सवाल, कोड ऑफ एथिक्स में इसका क्या काम आ गया? सर, most of the cases which are pending before the disciplinary committee and or the board of the discipline, these are related to non-compliance of the guidelines issued by ICAI. और वो गाइडलाइंस आती है सबसे ज्यादा आपके इन्हीं 4 क्वालिटी रिव्यू बोर्ड्स की, the QRB, FRRB, PRB एंड TAQRB। और मैं ये स्क्रीन आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं, घर जाकर के आज से एक रूल बना लीजिए, टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी इन टच विद दिस क्वालिटी रिव्यू मैकेनिज्म बोर्ड ऑफ ICAI, बिकॉज हमारी आदत क्या होती है यार, ऑडिट का इस बार फॉर्मेट चेंज हुआ है, शायद किससे मांगू, अरे कीर्ति भी आपके पास फॉर्मेट होगा, जरा देना मेरे को,
अच्छा मेरे को एमआरएल भी लेना था, मेरे क्लाइंट पे इन्वेंट्री वेरिफिकेशन नहीं हो सका फिजिकल, मैं बैकवर्ड वर्किंग का एमआरएल कैसे लूं? सलोनी मैडम जरा बताना है आपके पास है क्या? मैं हर आदमी से उधार मांगता हूं, एमआरएल का फॉर्मेट किसी और से, रिपोर्ट का फॉर्मेट किसी और से, टेम्पलेट किसी और से, मैं आईको एफआर कर रहा हूं तो उसके लिए आरसीएम का टेम्पलेट किसी और से, और ये सोचता ही नहीं कि मैं ऑटोमोबाइल की ऑडिट कर रहा, आईको एफआर कर रहा हूं और मैं टेम्पलेट ले रहा हूं फार्मा का, मेरे कितना काम आएगा वो? ये जो उधार मांगने वाली प्रैक्टिस है उसको बंद करना है। तो आईसीआई के ये क्वालिटी रिव्यू करने वाले जो बोर्ड्स हैं इनके टच में रहिए। ये सारी गाइडलाइंस, केवाईसी नॉर्म्स, फॉर्मेट्स एंड टेम्पलेट्स ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स, representations, various letters, everything is provided by these boards. That's why I shared this screen with you. आज से रूल बनाएं, इनके साथ टच में रहेंगे, जो कुछ भी इनके अपडेट्स आते हैं we will inculcate those updates in our day to day practice. मैं इस स्क्रीन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस यही दुआ कर सकता हूं कि हम में से किसी भाई का वहां पाला ना पड़े। बड़ा बुरा लगता है जब आपने भरी जवानी के 4-4.5 साल लगा करके अपने नाम से पहले 2 लेटर कमाए और फिर किसी छोटी सी गलती की वजह से, आपकी छोटी सी इग्नोरेंस की वजह से और कभी कभी जाने अनजाने में हुई भी गलती की वजह से वहां आपको एक गुनहगार के रूप में जाकर के खड़ा होना पड़ता है। और बहुत सारे दो आई एम इलेक्टेड मेंबर, तो बहुत सारे से कैसे जाते हैं, गलती हो गई यंग मेंबर से, फिर केस आते हैं धीरज भाई कैसे जिससे बचा जा सकता है, छोटी सी गलती की वजह से उनके आंखों में आंसू जब देखते हैं, देन वी फील कि एक छोटी सी गलती उन्हें जब महसूस कराती है कि अपने ही इंस्टीट्यूट की डीसी के सामने जाकर के वो गुनहगार के जैसा अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, सारी क्वालिफिकेशन, सारा एक्सपीरियंस सब कुछ धरा चला जाता है एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस उनके ऊपर जनरेट हो जाता है। तो ईश्वर बचाए इन चारों के पास हमें नहीं जाना पड़े। दिस इज ऑल अबाउट द। पिछले महीने इंदौर ब्रांच के साथ 6 डीसी के केस, ये 4 तारीख को मैंने चार्ज दिया है, तब से लेकर अभी तक 6 केसेस अपने मेंबर के डीसी के मेरे पास आए। तो मतलब डीसी जो है ना साहब, गलती तो होती है। और जो महसूस होता है, कीर्ति भैया समझ सकते हैं इस बात को, जब वो मेंबर कितनी उम्मीद से, कितने दुख से, कितना लाचार होकर के उस समय आ रहा होता है कि मुझे बचा लो बदनामी से, और 1 महीने का अभी टेन्योर हुआ भी नहीं, उससे पहले 6 केस इनके सामने आ चुके हैं। आई रिप्रेजेंट द ब्रांच ऑफ मोर देन 8,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वहां का रेशियो जब देखता हूं, दो आई वोंट शेयर द डेटा, बट हमें पीड़ा होती है जब हम हमारे किसी मेंबर को डीसी में फंसता हुआ देखते हैं। और इन्हीं रिलेटेड से हमने कोई कंप्लायंस नहीं पूरी की, कोई गाइडलाइन पूरी नहीं की, डीसी में वो केस नहीं आते हैं मैंने नॉन सीए से प्रॉफिट शेयर कर लिया, बहुत रेयरली आते हैं वो केस। डीसी में केस आते हैं प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं किया मैंने क्लाइंट पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी बाहर। डीसी में केस आते हैं मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट हूं, दो ऐसे अलाउ करता है मुझे, बट मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ मार्केटिंग भी कर रहा हूं मेरी वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट की। डीसी में केस आते हैं मैंने एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस फॉलो नहीं की उससे रिलेटेड, वो केस आपके ज्यादा आते हैं। डीसी में केस आते हैं आपका क्लाइंट क्या देता है, वो क्लाइंट जो उम्र भर आपको प्यारा लगता रहा, हर अपनी गलतियां छिपाने के लिए आपके ऊपर डालता रहा, अरे सर क्या बात करते हो, लास्ट डेट का टाइम है, आप ऐसे डाटा मांगोगे कहां से लेकर आऊंगा मैं, सर कर दो इस बार निपटा दो आप। और जब कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, सर सीए साहब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, I don't know, I don't have any kind of technical background about accounts and finance or taxation, he is the expert of these matters, how I can be held responsible for that? The chartered accountant is responsible for these matters। वह क्लाइंट अपने हाथ खड़े कर देता है, वह कह देता है आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यूज नहीं किया, ड्यू केयर के साथ अपना वर्क नहीं किया, आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए। उस दिन आपको रियलाइज होता है जिस क्लाइंट को हम माई बाप समझ रहे थे आज वही कटघरे में लाकर के खड़ा कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड जहां गलतियां होती है रिड्यूस देम एंड टारगेट सेट करो कि बेंचमार्क 0 हो, मैं किसी भी तरीके की डिसिप्लिनरी रिलेटेड कोई भी गलती ना करूं। This is all about background, I am not discussing about this. This is about the structure. Again we can see from the PPT, I will share the PPT, though I have shared the PPT with Indore branch in advance, तो वहां से लेके देख सकते हैं। Very important slide of this discussion. This is all about the fundamental principles. कभी सुने हैं पहले हमने ये? कुछ मेंबर्स नहीं पढ़े भी हैं। हमारे साथ एक गलती होती है
हमें लगता है मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, खास बात ये देखो, प्रोफेशनल एथिक्स अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी गलती अगर आपसे होती है, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। आपके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है यहाँ। स्टिल आईसीआई को रूल निकालना पड़ता है, हर प्रैक्टिसिंग सीए को साल में 2-3 घंटे ये कोड ऑफ एथिक्स अटेंड करना जरूरी है। हर ब्रांच को ये प्रोग्राम्स करने जरूरी है, जबकि आपके लिए स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा। अकाउंटिंग में एक एंट्री गलत हो जाए, कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है इतना स्ट्रिक्ट, लेकिन यहां आपने कुछ भी गलती कर दी, आपका खुद का मदर इंस्टीट्यूट आपके खिलाफ एक्शन लेगा। यानी आपको अवेयर होना चाहिए। स्टिल आईसीआई को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है, मेंबर्स प्लीज पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, गलती मत करो। हमें भी दुख होता है कि आपके ऊपर हमें एक्शन लेना पड़े। एंड पीपल आस्क द क्वेश्चन, बहुत बार आता है, दो द सेशन इज रिकॉर्डेड, और चलो जब अपने ही लोग, मैं रिकॉर्डिंग के साथ ही बता देता हूं इस बात को। लोग पूछते हैं नफरा क्यों आया हमारे ऊपर, हमारा इससे इतना अच्छा वर्क कर रहा है, सब कुछ है, फिर नफरा क्यों आया? इन ए सिंगल स्टेटमेंट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। व्हेन द ट्रस्ट गैप इज क्रिएटेड, सच मॉनिटरिंग ऑथोरिटीज शैल बी इम्पोज्ड। जब मुझे लगता है मेरे यहां चोरी हो रही है, मैं चौकीदार बैठाऊंगा। शायद गवर्नमेंट के सामने हमारे आईसीआई के लिए ट्रस्ट गैप क्रिएट हुआ, हमारी प्रोफेशनल बॉडीज के लिए ट्रस्ट गैप क्रिएट हुआ कि ये अपने मेंबर्स की गलतियों पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमारे डीसी के 3-3 साल पुराने केस पेंडिंग होते थे, इसलिए नफरा आया। अब आईसीआई थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में स्ट्रिक्ट हुआ, अब हमारे मेंबर्स को प्रॉब्लम हो गई। धीरज भाई क्या बात करते हो, छोटी सी गलती पे हमारा इंस्टीट्यूट हमें ही फांसी पे लटका रहा है, हम फीस देते हैं, सब कुछ करते हैं, गलती हो गई। साहब अगर वो आपको गिल्टी ना घोषित करे तो नफरा और स्ट्रिंजेंट होगा, और कोई नया प्रोविजन आएगा, हो सकता है पूरा का पूरा आईसीआई डायरेक्टली इसके अंडर में आ जाए। ये ट्रस्ट गैप क्रिएट होने की वजह से कि हमारा मदर इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स की गलतियों को छिपाता है, मार्केट में मैसेज जाने की वजह से नफरा आया है। सो हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम कहते हैं ना, ये 32 सीसीएम क्या कर रहे हैं, या 8 गवर्नमेंट नॉमिनी क्या कर रहे हैं, साहब हम जिम्मेदार हैं उन सबके लिए। ये कहीं ना कहीं हमारी वजह से ट्रस्ट गैप क्रिएट हुआ था। Coming on this slide, the first fundamental principle, that is all about the integrity. What do you understand by integrity? देखो जो वर्चुअल में उनसे तो मैं पूछ नहीं रहा, अब आप लोगों ने गुनाह किया, पैसे भी ज्यादा दिए, फिर भी जलील हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल में बैठे हैं सामने, तो सवाल आपसे ही पूछूंगा। What do you understand by integrity? प्रामाणिकता, मैंने कुछ किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी, वही इंटीग्रिटी है। एग्री या कोई और व्यू है आप लोगों का? सर बड़ी ब्रांच है इंदौर ब्रांच में, छोटी ब्रांचेज में जाता हूं तो वो भी बड़ा अच्छे से आंसर देते हैं। अच्छा कैमरा मेरी तरफ है, आप ये मत सोचो कि आंसर वो रिकॉर्ड आपका भी शक्ल जा रही है वहां, बाकी मेंबर्स में वो नहीं जा रहा है। माय अकाउंटेबिलिटी, जो प्रामाणिकता है मेरे काम की, वही मेरी इंटीग्रिटी है, एंड दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर अस। जब तक मैं इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करूंगा, मैं यह इंपॉर्टेंस नहीं समझता हूं कि एनी डॉक्यूमेंट साइंड बाय मी इन द कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट हैज द रियली वेरी मच इंपॉर्टेंस। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही सेड कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन की वैल्यू बहुत कुछ है। वी आर द डॉक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारा सिग्नेचर होकर के कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी जा रहा है, दैट मीन्स वो सर्टिफाइड है, वो प्रमाणिक है, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर, उसके पीछे हमने जो वर्किंग की है, ड्यू डिलिजेंस किया, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। नाउ दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से हमारे इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आए। मेरे किए हुए वाक्य की प्रामाणिकता वही मेरी इंटीग्रिटी है, एंड एसेंस ऑफ ऑल दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल इज द इंटीग्रिटी ओनली। The second one is all about objectivity. Anyone would like to answer it? What do you understand by objectivity, especially in our services, in chartered accountant services? What do you mean by objectivity? जो असाइनमेंट मुझे मिला है, जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव से मुझे अपॉइंट किया गया है, मैं मेरी ड्यूटीज, मेरे एफर्ट्स का आउटकम, मेरी रिपोर्ट, वो उससे डाइवर्ट नहीं हो। व्हाट वी सी इन द बैंक ऑडिट्स, बैंक ऑडिट की बात चल रही थी, इसी का एग्जांपल देता हूं। हमें 2 दिन का टाइम मिलता है, 2 दिन में जाकर ब्रांच की ऑडिट करनी है। अब वहां जाने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम LFAR का और जो भी सारा है वो गाइडलाइंस पूरी फॉलो करें, पूरा चेक करें, टेस्ट बेस पर देखें, और वो
सही बताया जाए तो एक्सपेक्टेशन इतनी होती है बैंक ऑडिटर से कि 10 दिन का वर्क हमसे 2 दिन में उम्मीद की जाती है, एंड हम फिर भी पता नहीं क्यों एग्री भी कर जाते हैं उसके लिए, चलो काम तो आ रहा है ये सोच करके। वहां जाने के बाद पता चला बैंकर हमें यही कहता है, सुबह पहुंचे सर बैठो, पहले जूस आ रहा है, फिर मिठाई आ रही है, फिर फ्राइड काजू आ रहे हैं आपके लिए, थोड़ी देर में आपको 2-4 फाइल दिखाई, फिर लंच करने, वहां लंच नहीं करेंगे आप, वो लंच करने आपको लेके जाएगा जहां है तो क्या बोलेगा, उज्जैन दर्शन करा करके लंच कराऊंगा आपको। वो इतनी दूर ले जाकर के आपको लंच करा करके 3 घंटे बाद वापस लेकर आएगा, फिर थोड़ा सा काम करेंगे, इवनिंग में कहीं घूमने का शेड्यूल बना देगा। मेरे एफर्ट्स हैं वो मैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वहां गया उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ कुछ लोग और समझदार होते हैं, कहते मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहूंगा, यहीं काम करूंगा, बट फिर भी वो ऑब्जेक्टिविटी से डाइवर्ट हो जाते हैं। वो फाइंडिंग्स की बजाय कभी कभी इस मायने में आ जाते हैं, यार यहाँ इस पीएनबी से मैं लोन किस किस क्लाइंट का करा सकता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा और पर्सनल हो जाता हूँ, मेरे 2-4 पर्सनल काम करा लूंगा, लोन करवा लूंगा। कोई उस बैंक का ऐसा क्लाइंट जिसके पास बड़ी अमाउंट का लोन है, आपको लगा है उससे मैं पर्सनल बॉन्डिंग कर लेता हूँ, मैनेजर साहब के साथ जाती। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे मेंबर्स को तो पूछा जाता है, तो मुझे लोग कहते हैं धीरज भाई तुमने 8 साल में एक भी बैंक ऑडिट नहीं किया, क्यों? मैं कहा साहब मुझे लगा मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा मेरी ड्यूटीज के साथ, मैं 2 से 3 दिन के अंदर मेरा तो डॉक्यूमेंटेशन ही पूरा नहीं हो पाएगा। मैं कहा आप क्यों जाते हो? कह रहे रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, रिलेशनशिप के लिए जाते हैं हम वहां। सर मेरा ऑब्जेक्टिव वहां रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। मैं बैंक ऑडिटर अपॉइंट इसलिए हुआ हूं, एसबी इसलिए अपॉइंट हुआ हूं कि मैं गवर्नमेंट की कंप्लायंस कंप्लीट कर सकूं, नहीं पूरी कर रहा हूं तो मैं ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा हूं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। दो बहुत सारे एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, कंसीडरिंग द टाइम लिमिट मैं स्किप कर रहा हूं उनको। थर्ड वन इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी इसका आपको दिया कि ड्यू टू limit of the time, due to the insufficiency of the time, due to the insufficiency of the required documents, हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पूरी नहीं कर पाते हैं। और याद रखना, जिन लोगों ने 31 मार्च 2020 का स्टॉक वेरिफिकेशन किए बिना टैक्स ऑडिट आप लोगों ने किया है, बिना बैकवर्ड वर्किंग करे हुए, और क्लाइंट ने जो डेटा बता दिया स्टॉक का, इतना पड़ा था मेरे पास, वो मान करके आपने दिखा दिया है, और 3CD में आपने क्वालिफाई भी नहीं किया है, मेंशन भी नहीं किया है कि इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन या बैकवर्ड वर्किंग नहीं भी है, हमने क्लाइंट के मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पे रिलाई किया है, ये भी डिक्लेरेशन आपने नहीं दिया है। कल को अगर किसी बैंक ऑडिट में या किसी भी इश्यू में उससे क्लाइंट की इन्वेंट्री पर सवाल उठता है, आप अपने आप को बरी नहीं कह सकते यह कह करके कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था जनवरी में ऑडिट करूं और पिछले साल मार्च का इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करूं। अगर नहीं पॉसिबल था तो भाई साहब आपने मेंशन क्यों नहीं किया अपनी रिपोर्ट में? आपको वहां ये क्वालिफिकेशन लगानी चाहिए थी कि मेरे लिए फिजिबल नहीं था ये। अगर आपने बिना किसी क्वालिफिकेशन, बिना किसी रिमार्क्स के अगर रिपोर्ट दी है, you will be held responsible for this also। जितना क्लाइंट जिम्मेदार है आप भी जिम्मेदार हैं। दो एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्स कि मैं ड्यू केयर रखूं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ वर्क करूं, किसी का पर्पस नहीं होता कि मैं इस देश की सबसे टफ और सबसे नोबल प्रोफेशन वाली क्वालिफिकेशन लेने के बाद गलती करूं, दिल से कोई नहीं करता। लेकिन हमारी लिमिट्स तब आ जाती हैं जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा अदर फैक्टर्स को कंसीडर कर लेते हैं। क्लाइंट आ रहा है, आने दो, मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगूंगा, अगले साल छूट करके चला जाएगा। सर जो मैंने मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में बीइंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखा, आपके साथ साझा कर रहा हूं, एंड आई एक्सपेक्ट, आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी ज्यादा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है, जितना टू द पॉइंट चलता है, क्लाइंट उसे अधिक फीस देता है और उसका रिगार्ड करता है, उसके पीठ पीछे उसको एक्नॉलेज करता है। यह गलतफहमी है आपकी कि मैं क्लाइंट को ज्यादा परेशान करूंगा। सर ये परेशान करना नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। जो क्लाइंट डेटा लाया हमने मान लिया, एक्सेल में खेल लिया, उसके बाद बैलेंस शीट बना ली, साइन कर दिया, ऑडिट कर दी, नेक्स्ट ईयर फीस बढ़ाने के लिए बोला, क्लाइंट ने मना कर दिया। दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सब कुछ लेता है, एमआर लेता है, बैलेंस कंफर्मेशन लेता है, वह सारे डॉक्यूमेंटेशन लेता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, हर 3 साल में एक बार फिक्स असेट्स का भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाता है, एफआईआर को मेंटेन करता है, कोडिंग चेक करता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में प्रॉपर ओवरहेड एलोकेशन हुआ है नहीं हुआ है यह चेक करता है, इवन एचआर में जाकर के वह लीव की कैलकुलेशन चेक करता है, कंप्लायंस चेक करता है, वह यह भी देखता है
कि 8 घंटे की ड्यूटी अलाउ है लेबर लॉ के अंदर, चौकीदार को 12 घंटे की ड्यूटी तो नहीं है, जो इतना सब कुछ करता है और सारी डिक्लेरेशन लेता है अपने क्लाइंट से, अगले साल फीस बढ़ाने के लिए कहता है, 2 क्लाइंट उसे पूरे साल ये कहता रहेगा, अरे साहब आपने दुखी कर दिया। क्या यार शर्मा जी, इतना परेशान तो कोई सी नहीं करता था जितना आपने कर दिया। लेकिन वो नेक्स्ट ईयर अपॉइंट भी आपको ही करेगा और फीस बढ़ाएगा भी, और आपके सामने कितना ही आपको कह दिया आपने परेशान कर दिया, पीठ पीछे यही कहेगा 10 लोगों में, हमारा सीए बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रॉपर काम करता है साहब, उसके में कमी नहीं हो सकती है। तो माइंड में ये चीज बिठा लीजिए आप दिल और दिमाग के अंदर, कि जितनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ना सिर्फ आप सेफ रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस ग्रो करेगी, उतना ही बेनिफिट आपको प्रैक्टिस में मिलने वाला है। द फोर्थ प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें तो ऑलमोस्ट हर कोई ब्रीच करता है, आप लोगों ने भी जरूर किया होगा। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, यू कैन विजुअलाइज कि कब कब हमने गलती की होगी इस बारे में। 4-5 फ्रेंड्स बैठे हैं, बातचीत चल रही है। अब साहब मैंने डिस्कस करना शुरू किया, मैंने कहा हमारे उस एक्स क्लाइंट पर हमने आई को एफआरएस इंप्लीमेंट कराया, वहां ये चीजें बताई, मैंने बताया प्रोसेस कैसे कैसे हमने इंप्लीमेंट कराया। अब कीर्ति भैया बैठे, इनको लगा यार बात तो सही है, तो इन्होंने भी अपना नॉलेज शेयर करना शुरू किया। कीर्ति भैया ने बताना शुरू किया, यार वहां जीएसटी इंप्लीमेंट कराना था, हमारा भी एक बड़े क्लाइंट पे हमने ऐसे इंप्लीमेंट करवाया। तीसरे ने कुछ और, करते करते 5वें 6ठे तक आते आते वो डाइवर्जन इतना होता है, जो स्टार्ट हुआ था इंप्लीमेंटेशन से वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर आ जाता है। और हमारे मेंबर खुद बताने लगते थे, मेरे उस क्लाइंट पे ये घपला था, वो मैंने ऐसे ठीक कराया, मेरे क्लाइंट पर ये स्ट्रेटेजी थी, हमने ये किया। हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे, कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट पर आ जाते हैं, हम उनकी इंटरनल इंफॉर्मेशन बताने के पार्ट पर आ जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कब हमने कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल ब्रीच कर दिया। देयर वाज ए केस इन आईसीआई, डिसिप्लिनरी कमेटी में केस आया। देयर वाज वन चार्टर्ड अकाउंटेंट हु वाज सीएफओ इन अ कंपनी इन सदर्न इंडिया, and he was in a very influential position in that company. We can say like he was having the access of all the confidential information of the company, and he was part of the management. अब सब दिन होते ना एक समान, एक दिन हुआ ऐसा, आर्ग्यूमेंट हो गया उनका प्रोमोटर्स के साथ। प्रोमोटर ने कहा बात कल से दिखना मत मुझे यहाँ। अब साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने पूरी उम्र लगाई अपनी, इतना नॉलेजेबल पर्सन जिसने उस कंपनी में इतना कंट्रीब्यूट किया, और उसको बोर्ड मीटिंग के अंदर सब लोगों के सामने कह दिया जाए कल से दिखना मत यहाँ, अपना हिसाब किताब कर, 3 महीने की नोटिस पीरियड की सैलरी ले हमसे चेक, और अब के बाद दिल बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने सबक सिखाने की सोची, एंड ही शेयर्ड ऑल द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विद द कॉम्पिटिटर्स ऑफ दैट कंपनी। अब मैं इनको सबक सिखाता हूँ प्रोमोटर्स को, मेरा ही वो बाद इंफॉर्मेशन शेयर की, कंपनी को बड़ा लॉस हुआ। पता चला कि कॉम्पिटिटर्स के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चली गई थी। किसके थ्रू गई? एक्स सीएफओ साहब के थ्रू गई। कंपनी ने आईसीआई में डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर केस फाइल किया, एंड दैट पर्टिकुलर सीएफओ ही वाज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीचिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और वो रो रो के कहते रहे, आई एम मेंबर ऑफ योर इंस्टीट्यूट, I really respect my mother body ICI. Why you are not listening to me? Why you are not digging the reason behind this? Why I have shared this information with the competitors of this company? You don't know what they did with me. भैया हमें कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारे साथ क्या किया, गलत किया है, कोर्ट ऑफ लॉ खुला है, आप वहां जाइए। हमें ये पता है कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है, ब्रीच नहीं करना चाहिए उसको, उसने कैसे ब्रीच किया, हम तो आपको मिसकंडक्ट मानेंगे। दैट इज द मिस्टेक। आज मेरा कोई क्लाइंट है, 4-5 ईयर सर्विस दी, किसी भी रीजन से वो क्लाइंट मैंने छोड़ दिया, क्लाइंट ने मुझे छोड़ दिया, उसके बाद मैं बैठा हूं यार बड़ा बदमाश आदमी है, कहीं बात चल गई उस क्लाइंट की, मैंने इंटरनल इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर दिया। दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं डिपार्टमेंट में गया हूं, मेरा एक्स क्लाइंट, अच्छे रिलेशन हुआ करते थे कभी, अब बिगड़ गए, सब रिलेशन खराब हो गए। डिपार्टमेंट में डीसी मेरा कोई फ्रेंड आ गया, मैंने वहां जाकर उसको समझाना शुरू कर दिया, डिप्टी कमिश्नर साहब ये आपके पास उसकी फाइल है क्या XYZ की? हाँ उसकी फाइल है। अरे यार उसमें 4-5 मामले देखना वहां घपला है। और जैसे ये चीज बाहर आई कि आपने उनको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की है, अगेन दिस इज द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। यू कैन नॉट शेयर एनी ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर क्लाइंट और योर एक्स क्लाइंट विदाउट हिज परमिशन और विदाउट एनी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। जो मैं एंगेजमेंट लेटर की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, उसमें एक क्लोज आपको सेकंड लास्ट में बताया था कॉन्फिडेंशियलिटी का।
उसमें आपने मेंशन करा लिया साहब कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देंगे मेरे पास रहेगी, मेरी टीम के पास रहेगी, उसके बाहर मैं कब कब दूंगा, या तो आपकी परमिशन से, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुझसे जब रिटर्न में मांगेगा तब, और या फिर वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन पर है। मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, पिछले साल इतना प्रॉफिट आया था, वो तो एमसीए पर भी अवेलेबल है, वहां कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल ब्रीच नहीं हुआ है, जो पब्लिक डोमेन पर ऑलरेडी है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आई से हमेशा कहता है इन एवरी ईएल देयर शुड बी अ क्लोज अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। द फिफ्थ वन इज अबाउट प्रोफेशनल बिहेवियर। How this is different from the third principle, professional competence and professional behavior? How these are different? मैं दोनों को अलग अलग कैसे मानूं? Professional competence कहता है while fulfilling my duties for any of the professional engagement, I am ensuring that I am putting my all the best possible efforts. जो मैंने आज तक सीखा है, जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मुझसे एक्सपेक्टेशन की जाती है नॉलेज को लेकर के, वह सब कुछ मैं फुलफिल कर रहा हूं। प्रोफेशनल बिहेवियर आपके कॉम्पिटेंस की बात नहीं करता है, आपके वन टू वन बिहेवियर की बात करता है। इफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने ऑडिट की, ऑडिट के बाद पार्टी की आपके क्लाइंट ने, ऑडिटर को देते हैं, एक जनरल ट्रेंड होता है, पार्टी में आप गए, वहां अच्छी पार्टी चल रही थी, अब आप जैसे कोई मेरे जैसे थे गंगा जल वाले, लेकिन गलती से किसी ने आपको एक दो बोतल पर पिला दी, होश खो दिया, उसके बाद आपने जो उत्पात मचाया, दूसरे दिन के इंदौर के सारे न्यूज़पेपर्स में हाईलाइट आई। अच्छा, न्यूज़पेपर वाले भी समझदार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मचाया उत्पात, वहां वो एक युवक ने मचाया उत्पात नहीं लिखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मचाया उत्पात। सीए कुछ भी गलती करता है, किसी का करोड़ों का जीएसटी घोटाला पकड़ा जाए और सीए थोड़ा बहुत भी बेचारा इन्वॉल्व है उसके अंदर फैक्ट बिलिंग में कहीं भी, तो न्यूज़पेपर की हाईलाइट ही आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट 150 करोड़ के घोटाले में पकड़ा गया। तो अगले दिन की न्यूज़पेपर की हेडलाइन से आई, आपने प्रोफेशनल बिहेवियर वाला प्रिंसिपल तोड़ दिया, ऐसे ही आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। Wherever you are joining any event, any public platform as well, you are there in the capacity of chartered accountant, वहां आपका पर्सनल बिहेवियर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिहेवियर की बात करते हैं। साहब, आप एक मॉल में गए परचेजिंग के लिए, देखा यार चीज तो अच्छी लगी लेकिन अभी महंगी ज्यादा है, चलो एक काम करते हैं ना, 4 लेते हैं, 3 का पेमेंट करते हैं, एक जरा छिपा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। दोस्त ये नहीं करते हैं ऐसा, हमारे मेंबर ऐसा नहीं करते हैं, बट ऐसे ही ये प्रिंसिपल इसलिए डालता है, गलती कर दी आपने, यहाँ कुछ भी गुस्से में आपने किसी को थप्पड़ मार दिया अपने क्लाइंट को, कुछ भी XYZ कोई भी मिसबिहेव आपने कर दिया है जिसकी वजह से प्रोफेशन की रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क लगता है, वो भी आपका प्रोफेशनल बिहेवियर का प्रिंसिपल ब्रीच माना जाएगा और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। सो दैट मींस आपका वन टू वन बिहेवियर, आपका पेशेंस, दिल में धीरज होना जरूरी है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो ऐसे ही हमें कहते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए। These are the threats while we comply for the fundamental principles. The first one is self-interested. मेरा खुद का कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ गया वहां। An example? Yes sir. बैंक ऑडिट करने गए और उसी में लोन मैं बैंक ऑडिट करने गया, मुझे SBA मिल गया उसका, मैंने कहा यार ब्रांच की ऑडिट मिली है तो मैं जाता हूं, और ऑलरेडी मेरा लोन वहां चल रहा है, मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला काम कर रहा हूं, सेल्फ इंटरेस्ट वाली थ्रेट वहां आकर हो रही है। अच्छा, इसमें एक और क्लियर कर दूं, लेट्स सपोज मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, चलो जब सपोज ही कर तो बड़ी अमाउंट ही कर लें, 1 करोड़ रुपए की एफडी है मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में, सपोज 1 करोड़ रुपए की एफडी है, उसके अगेंस्ट मैंने 80 लाख रुपए का लोन ले रखा है, दैट मींस स्टिल 20 lakh rupees balance is with Bank of Baroda, and in the 80 lakh loan as well I am repaying the EMI on time। अब मुझे उसकी बैंक की ब्रांच की ऑडिट मिलती है, बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच की ऑडिट मिलती है मुझे, मेरा एफडी है गुड़गांव में, मेरा लोन है गुड़गांव में, या समझ लो एफडी गुड़गांव में, लोन राजस्थान में है, जयपुर में, और ऑडिट मिलती है मेरे को इंदौर की ब्रांच की, क्या मैं कर सकता हूं? यस और नो? नो। व्हाई? मेरा तो ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है, मैं इंडेप्टेड का हूं, बैंक के पास मेरा 20 लाख का बैलेंस एक्स्ट्रा पड़ा है। इफ देयर इज ए सिंगल रुपी इन योर लोन अकाउंट,
देयर इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। भले ही मेरी एफडी कितने की हो, एफडी के अगेंस्ट ही लोन क्यों ना हो। अब लोग ये क्वेश्चन करते हैं, धीरज भाई लॉजिक नहीं समझ में आया, ऐसे ही ऐसा क्यों कहता है? सर लॉजिक इज, अगर मैं ऑडिटर की कैपेसिटी में वहां जा रहा हूं, मैं मेरी टर्म्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। 2 महीने मेरे एफडी के अगेंस्ट ले रखा है लोन, मैं इंडेप्टेड नहीं हूं बैंक को, बट स्टिल मैं मेरी टर्म्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, इंटरेस्ट टर्म्स को कर सकता हूं, मैं मॉनिटरिंग पीरियड की टर्म्स को कर सकता हूं, मैं 1-2 ईएमआई बाउंस होने के बाद भी चलाने का कर सकता हूं। कुछ भी ऐसी गलती करूं जिससे मेरा प्रोफेशन बदनाम ना हो। इसलिए ऐसे ही कहता है कि सेल्फ इंटरेस्ट रेट आपकी वहां आ जाएगी, आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं उस बैंक की किसी भी ब्रांच में। इट डजंट मीन कि मेरे किस ब्रांच में लोन है, किसी भी ब्रांच के अंदर नहीं हो सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट रेट का एक और एग्जांपल जो यूजुअली हम कम डिस्कस करते हैं, मेरी वाइफ है, उनका कोई बिजनेस है, लेट्स अज्यूम उनका कोई बिजनेस है और उनका बिजनेस है वो 80% डिपेंडेंट है मेरे किसी क्लाइंट के बिजनेस पर, और मैं वहां ऑडिटर हूं। क्या मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाऊंगा? सर मेरा पूरा इंटरेस्ट ये रहेगा, मेरा क्लाइंट कुछ भी सफर करता है, कुछ भी लॉस इनकर होता है, मेरी वाइफ के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। अब सर सेल्फ इंटरेस्ट रेट में तो आपने तो आज तक तो यही सुना था कि शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए बस, और वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास नहीं होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिटर को तो कंपनी के शेयर रखना भी अलाउ कर दिया आईसीआई ने, स्पेशल एक एफएक्यू निकाल करके। अगर मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूं तो मैं उसके शेयर भी रख सकता हूं, सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए, 20% सुपर नहीं होनी चाहिए। सर सिर्फ शेयर होल्डिंग की बात नहीं है, अगर मेरा फैमिली बिजनेस, पर्सनल बिजनेस, मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा है जो मेरे क्लाइंट के बिजनेस से अफेक्ट होता है, देन ऑल्सो आई विल कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। द सेकंड वन इज ऑल अबाउट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसका कोई एग्जांपल, मैं ही अकाउंटिंग कर रहा हूं और मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकर चेकर इज नॉट फॉलोड। मैंने ही काम किया, मैंने ही चेक कर लिया। तो साहब इंदौर में जो मिड साइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे साल भर आप ही अकाउंटिंग करते हैं क्लाइंट की, आप ही टीडीएस का वर्क करते हैं, आप ही जीएसटी का वर्क करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लाइंट फाइनेंशियल भी आपसे ही बनवाता है, आपके लैपटॉप में ही बनते हैं, और उसके बाद वो कहता है टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट भी आप ही कर दीजिए। अब तो जीएसटी ऑडिट गया जब था, और अब टैक्स ऑडिट की भी खाली बात करूं तो टैक्स ऑडिट भी आप ही कर दीजिए। ऐसा करते हैं हम लोग, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, हम ऐसा करते हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड। यह सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आता है। चर्चिल भैया स्वागत है आपका, हमारे आरसीएम इंदौर नरेश सी चर्चिल जैन जी। मैं जब मेकर चेकर कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर रहा हूं, वहां सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा। अनदर एग्जांपल, though that is related to advocacy threat as well. I have done the accounting of the client. Later on, I have done the audit of the client as well, though this is not allowed. Then thereafter, the client received a notice from the government department, and we can say that received the notice from the TPO. And there I visited there, और मैंने वहां ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि साहब आप जो मार्जिन लेकर के चल रहे हैं टीपी के अंदर, आप जो ट्रांजिशन लेट मार्जिन मेथड की बात कर रहे हैं टीएनएमएम की, उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस ला करके जो डेटा देता है, और जो मैं लेकर के आपको बता रहा हूं, मैं कब की बात कर रहा हूं, या मैं आरएस की बात कर रहा हूं, या प्रॉफिट स्प्लिट की बात कर रहा हूं, ये फाइनेंशियल्स हैं, इनके बेस पर आपको कैलकुलेट करना चाहिए। किसने किए? मैंने किए। मैं मेरे वर्क को एडवोकेसी कर रहा हूं। द एडवोकेसी थ्रेट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स आर मोर और लेस दीज आर कनेक्टेड। अब इससे बचें कैसे? एक तो एग्जांपल और, लेट मी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने अकाउंटिंग की, देन देयर आफ्टर आई एम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ द क्लाइंट, आईटीआर फाइल कर रहा हूं, मैं टीडीएस रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, जीएसटी रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम फाइलिंग द आईटीआर ऑफ द क्लाइंट। क्या मैं कर सकता हूं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है या नहीं है? कंप्लीट ईयर मैंने अकाउंटिंग की है, आईटीआर भी मैं फाइल कर रहा हूं। सर देयर इज नो थ्रेट, बिकॉज आईटीआर फाइलिंग इज द डेटा फीडिंग वर्क। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, थ्रू आउट द एंटायर ईयर आई एम सर्विंग एज द एडवाइजर फॉर ऑल द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स। जीएसटी की जो भी आपकी क्वेरी आई, मैंने बताया कि इसका इनपुट लेना है, नहीं लेना है, या आपको रिफंड कैसे क्लेम करना है, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने बताया आपको। एट द एंड ऑफ द ईयर
एनुअल रिटर्न जीएसटी की वो मैं फाइल कर रहा हूं, क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट है? मैम ने कहा नो. एनीवन एल्स? सर नो, दिस इज नॉट द सेल्फ रिव्यू थ्रेट बिकॉज I am advising them. That is the first part. But on the another end, when I am filing the return, be it TDS return, be it the GST return, be it the ITR, any kind of return, that is merely the compilation of the data prepared during the entire year. Nothing involved in this. Anybody can do this. There is no specific requirement to engage a chartered accountant to file the particular return. Though this is a different thing that a client is not able to file the return. So that's why a client is engaging us. But professionally, that is the merely the data feeding work, the compilation work. So there is no self-review threat. But I am filing the ITR and I am doing the tax audit. Then, is it self-review threat? Again, no. मैंने बट तो इसलिए बोला था कि आप लोग yes बोलते इस बार. Again, no. Return filing is merely the data compilation work. मैं इसको अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करूं, एडवाइजरी के साथ कंपेयर करूं या ऑडिट के साथ कंपेयर करूं, रिटर्न फाइलिंग कभी भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड का पार्ट नहीं हो सकती है. मेकर चेकर कॉन्सेप्ट का कभी उसका थ्रेड का पार्ट नहीं हो सकता. अकाउंटिंग, एडवाइजरी एंड ऑडिट, यहां मेकर चेकर कॉन्सेप्ट पार्ट रहती है. अकाउंटिंग की उसके बेस पे मैंने सर्टिफिकेशन दिया, एश्योरेंस किया, यहां मेकर चेकर कॉन्सेप्ट का पार्ट है और सेल्फ रिव्यू थ्रेड होगी वहां. इससे बचें कैसे? दो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर है वो, बिकॉज एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई थी आईसीआई की. इफ यू आर अवेयर, दो दिस इज पार्ट फॉर द टाइम बीइंग, the taxation services to the assurance clients. मैं जहां ऑडिटर हूं वहां मैं टैक्सेशन की कौन सी सर्विसेज दे सकता हूं? सर वहां यही ध्यान रखना, is there any kind of threat about self review? If yes, then I cannot provide that particular service. If answer is no, then I can provide that particular taxation service. एक बार के लिए आईसीआई ने टाइमिंग के लिए रोका है, बट इन फ्यूचर प्रोग्राम आने वाली है. अब बहुत सारे लोग हैं, आप साल भर एडवाइजरी आपने दी है टीडीएस की, जीएसटी की, टैक्स ऑडिट आप फाइल कर रहे हैं, सर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आप नहीं कर सकते हैं. अभी के लिए आईसीआई ने पास कर दिया उस प्रोविजन को. वेरी सून इट विल बी इंप्लीमेंटेड, दो इट वाज सपोज्ड टू बी इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020. बट आईसीआई ने कहा चलो थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हैं, मेंबर वैसे ही कोविड के मारे हुए हैं, अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर कहेंगे काम चला गया. There is one route to avoid this situation. Like I and Saloni ji are partners. हम दोनों एक फर्म में पार्टनर हैं, लेट्स अज्यूम. मैं एडवाइजरी करता हूं, ऑडिट फंक्शन में एंगेज नहीं हूं. मैंने एंटायर ईयर क्लाइंट को एडवाइजरी सर्विसेज दी. एट द एंड ऑफ द ईयर द ऑडिट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीए सलोनी साइड. Then self review threat is not. If I can prove that both the teams are slightly different, हमारा एक भी टीम मेंबर एडवाइजरी फंक्शन एंड ऑडिट फंक्शन का एक साथ इंगेज नहीं है, एक भी कॉमन मेंबर नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट टीम्स है, देन वी कैन डू दिस. तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है, ऑन रिकॉर्ड ये करना शुरू कर दें, जिस भी क्लाइंट को आप एडवाइजरी अकाउंटिंग तो नहीं कर सकते, बट एडवाइजरी एंड ऑडिटिंग दोनों एक साथ कर रहे हैं. अकाउंटिंग तो फर्म लेवल पे ही बैन है, एडवाइजरी में भी ये है कि टीम अलग अलग है तो चलेगा. मैं मेरे काम का रिव्यू नहीं कर सकता, बट मेरे पार्टनर के वर्क का रिव्यू कर सकता हूं, वो अभी अलाउ है एज ऑन डेट. सो अपने टीम में अलग अलग एंगेजमेंट लेना शुरू कर दें, एंगेजमेंट पार्टनर अलग अलग बनाना शुरू कर दें इस तरीके की सर्विसेज के लिए. द थर्ड वन इज ऑल अबाउट एडवोकेसी थ्रेट. आई ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल अबाउट एडवोकेसी थ्रेट. नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी थ्रेट. अगेन दिस इज रिलेटेड टू द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. व्हाट यूजुअली वी डू, we develop the familiar relations with our client. हम इतने क्लोज हो जाते हैं कि कभी भी कुछ भी बात के लिए वो क्लाइंट ना करके कहता है क्या यार कैसी बातें करते हो धीरज भाई, इसकी जरूरत है अभी, हम 3 दिन का टाइम, मुझे नहीं पता भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, काम करना पड़ेगा तुम्हें. हमारे रिलेशन ऐसे हो गए कि हमारी इंडिपेंडेंस हट होना शुरू हो गई. एक और एग्जांपल फेमिलियरिटी थ्रेट का, मेरा कोई क्लाइंट है, लेट्स अज्यूम इंदौर के अंदर. अच्छा, मैं लंबे टाइम से इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ उनको. वन फाइन मॉर्निंग क्लाइंट कॉल करता है, शर्मा जी बच्चे ने आईपीसीसी क्लियर कर लिया, आर्टिकलशिप आपके पास ही करेगा. मैंने कहा बड़ी फीस देने वाला, हाँ हाँ सर भेजे ना, भेजो मेरे पास ही भेजो आप. अब वो वर्क कर रहा है मेरे पास. एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास टीम इतनी लिमिटेड है कि जब उस क्लाइंट के ऑडिट पे भेजना था, मैंने उस बच्चे को ही भेज दिया, जा तू भी जा टीम मेंबर बन के. दिस इज द फेमिलियरिटी थ्रेट ऑल्सो. इंडिपेंडेंस हेल्प होती है वहां.
फैमिलियरिटी थ्रेट का और एग्जांपल आता है, जब मैं डॉक्यूमेंटेशन में कमी कर देता हूं, मेरे रिलेशंस ऐसे डेवलप हो चुके हैं मेरे क्लाइंट के साथ कि वो मुझे आकर के अगर ये कहता है, Jayesh bhai, you have to do this thing because I can't generate any kind of document at this particular moment, and you have to compile your audit report. Thereafter, in the later date, whenever department will ask any kind of such document, I will provide you. और हमने भरोसा कर लिया 2 साल बाद कभी नोटिस आएगा, क्लाइंट उस दिन बैक डेट का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर बना के हमें दे देगा। कड़वी बात है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट मिड साइज प्रैक्टिशनर ये गलती करते हैं कि उन्हें पता है मुझे एमआरएल लेना है, वैल्यूएशन करते हैं हम लोग। 2 हफ्तों में रोक दिया डीसीएफएफ से वैल्यूएशन करना, इनकम टैक्स पर्पज से स्पेशली, अदरवाइज पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो मेथड से हम वैल्यूएशन करते थे। और उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या, क्लाइंट हमें प्रोजेक्शन देता था अगले 10 साल की, फ्यूचर का किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, उसके बेस पे आपने वैल्यूएशन कर लिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने सीएपीएम लगाया, उसमें सीएपीएम में आपने बेटा फैक्टर 1 ले लिया बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रिस्क फैक्टर 1 आ गया, अब आपकी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज की रिटर्न आपने बैंक एफडी से उठा ली, पूरा गुनाबाग लगाया, 10 साल का डीसीएफएफ से आपने निकाल करके वैल्यूएशन दे दिया, 10 रुपए का शेयर 120 रुपए प्रीमियम पे दे दो। आपने कहा क्लाइंट ने मेरे को दिया है, उसने प्रोजेक्शन दी है, मैंने कैलकुलेट कर दिया, बट हम गलती ये करते हैं, उसने प्रोजेक्शन मुझे एक्सेल में दी है, भैया तो नहीं बोलूंगा, उसने कहा आप ही बना लो 120 रुपए लाने के लिए वैल्यू, अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए, उसने आपको एक्सेल में दी, आपने उसके बेस पे कैलकुलेशन कर लिया, शेयर का वैल्यूएशन कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी आपने, और आपको यह भरोसा है इन फ्यूचर जब कभी जरूरत पड़ेगी, यह क्लाइंट की जो प्रोजेक्शन है मैं साइंड फॉर्मेट में इससे रिसीव कर लूंगा। 2 साल बाद आपके रिलेशंस खराब हो गए इस क्लाइंट के साथ किसी भी रीजन से, 3 साल बाद इनकम टैक्स का नोटिस आया, साहब आपने 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर, how you have calculated the price of this share for 120 rupees, the premium included 110 rupees, and though there is no significant reason to believe that the share is to be valued 12 times higher, we don't find any kind of such a logical reasoning behind this. Being chartered accountant, how you have done such kind of valuation? And then you replied, boss, my client has provided me the future projections and I relied on that projections. Kindly submit the document. Then you call your client, भाई साहब वो जो एक्सेल में फाइल दी थी जरा प्रिंट मार के साइन करके देना, फिर बट बहुत देखें तेरे जैसे। On that day you will realize कि उस दिन अगर मैंने दिल लगी ना की होती या फैमिलियरिटी नहीं की होती मेरे क्लाइंट के साथ मेरे प्रोफेशनल एंगेजमेंट के अंदर, तो शायद यह प्रॉब्लम नहीं आती। That's why the familiarity is one of the biggest threat for us. हम वो दोस्ती यारी में डॉक्यूमेंटेशन में कमी करते हैं, and on the later date we realize that it was our biggest mistake. The 5th threat is intimidation threat. Especially in the 2 kind of situations, we see the examples of intimidation threat. The one particular case, when the client is in a position to intimidate us just because of our dependency on the client. मेरा 80% रेवेन्यू मेरे एक क्लाइंट से आ रहा है, मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन मांगा, मैंने कहा मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन ऐसे नहीं करूंगा, आपने गलत तरीके से वैल्यूएशन किया हुआ है, मैं रिलाई नहीं करता आपके वैल्यूएशन पे, आपका ओवरहेड एलोकेशन गलत है आपका, मैं रिलाई नहीं करता इस पर, आपने एडमिन एक्सपेंस जो एलोकेट किए हैं प्रोडक्शन पे वो गलत है आपके, मैं रिलाई नहीं करता इस पर, मैं आपकी रिपोर्ट पे रिलाई नहीं करता। जैसे ही आप ये कहते हैं, क्लाइंट कहता है दूसरा सीए तैयार है, एंड यू नो कि आपका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू उसी क्लाइंट से है, तो आप छोड़ना नहीं चाहते। जब इंडिपेंडेंस हर्ट होगी, इंटिमिडेशन थ्रेट जनरेट होगा। सेकंड केस, इंटिमिडेशन कभी कभी तब भी जनरेट होता है जब मुझे मेरे पुराने पाप छिपाने पड़ते हैं, जो इस बार आपने किए हैं। 31 मार्च का स्टॉक के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं लिया, कोई बैकवर्ड वर्किंग आपने नहीं की, किसी भी तरीके का एमआरएल आपने नहीं लिया। इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू सीक सच इंफॉर्मेशन और क्लाइंट ये कहता है आज तक तो नहीं मांगी तुमने, और पूरी टीम के सामने जब वो जलील करता है यह कह के, अच्छा शर्मा जी नया ज्ञान हुआ है आपको, क्या बात है, इस साल तो नया आपको ज्ञान हो गया, इन्वेंट्री का भी लेना होता है स्टेटमेंट, आज तक तो आपने लिया नहीं, और वो पुरानी गलतियों की वजह से आपको फ्यूचर में भी इंटिमिडेट करता है। सो दैट्स व्हाई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड इंडिपेंडेंस आर रियली वेरी मच रिक्वायर्ड टू अवॉइड सच थ्रेट ऑफ इंटिमिडेशन। These are some safeguards, though I will skip this slide, ये आप घर पे भी रीड कर सकते हैं considering the time limits.
trainings and all these things we have to implement in our office. Engagement specific. In the starting, though, we have discussed about the engagement letter. That is the part of such engagement specific safeguards, or I can say the engagement specific compliance I have to fulfill regarding the code of ethics. We have to take care of that. मैं कुछ भी engagement ऐसा कर रहा हूँ, first thing EL practice. आज से कसम खा करके जाएं कि engagement letter की practice मुझे करनी है. कोई भी client मेरा assurance nature का है, मेरी फीस 10,000 ही क्यों ना हो, I will obtain the engagement letter first, then I will start the work. अगर other than assurance nature का हो तो significant फीस है. अब significant आप 10,000, 20,000, 50,000 इससे ऊपर तो मत लेना, but 25, 50,000 से ऊपर का कोई भी engagement आता है, accounting का, advisory, TDS, written filing, there must be the practice of generating the engagement letter for that. उसके benefits मैं आपको already starting में बता चुका हूँ. वो आपको EL generate करना है, ये practice. Documentation, that should be a proper documentation chain. आज हमने ये बात स्टार्ट किया, इस तरीके से सारी वर्किंग की, ये मेरी टीम इन्वॉल्व थी. यू विल बी सरप्राइज टू नो न्यू एथिक्स इंडिपेंडेंस की यह बोलते हैं, मैं ऑडिटर हूं, मैं साइनिंग पार्टनर हूं, मेरे यहां वर्क करने वाला स्टाफ, whether he or she is chartered accountant or not, paid employee, article assistant, कोई भी उस एश्योरेंस एंगेजमेंट पर वर्क कर रहा है और 2 साल बाद मेरी फर्म छोड़ करके चला भी जाता है, 2 साल बाद 2 साल पुराना कोई केस निकलता है, तो वो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए. तो जो लोग सीएफएम में जॉब कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि जिम्मेदारी तो साइनिंग पार्टनर की, मेरी क्या टेंशन है, साइनिंग पार्टनर देखेगा, साहब आपके गड़े मुर्दे फिर उखाड़े जाएंगे. अगर आप टीम का पार्ट है तो भी, सो दैट शुड बी द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द टीम डिटेल एज वेल. कौन स्टाफ कितनी बार गया, किसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की. 2 साल बाद मुझसे पूछा जाएगा, आपने कैश बैलेंस क्यों नहीं मैच किया. आई हैव टू जस्टिफाई कि मेरी टीम के 13 लोग जो गए थे उस ऑडिट पर, उनमें से किस पर्सन की ड्यूटी थी कैश बैलेंस चेक करना, और किसने मेरे को कंफर्म किया था कि हाँ सर कैश बैलेंस चेक हो चुका है. मैंने नाम ले लिया, रमेश ने किया था साहब, ये तो रमेश को बुलाया जाएगा, बोल मैंने तो नहीं किया, मुझे तो नहीं बोला था शर्मा सर ने कि मुझे कैश बैलेंस चेक करना है. मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने उसकी ड्यूटी लगाई थी कैश बैलेंस चेक करने की, और उसने मुझे रिटर्न किया, डॉक्यूमेंट दिया था कि यस सर मैंने चेक कर लिया, सब कुछ प्रॉपर है. सो किस स्टाफ ने क्या वर्क किया है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी मेरे लिए बहुत जरूरी है फॉर एवरी एंगेजमेंट, एवरी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट. एंड स्पेशली if we talk about the assurance engagement, then it becomes really very much important for us, because assurance के मामले में गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हम उनके राडार पर हैं, सब टारगेट है, whether to accept the engagement or not. अब दो आप में से बहुत लोग इससे एग्री नहीं होंगे, they will say कि there is, if you start to implement this particular policy, then we have to deny for 90% of our clients. But sir, you will be free in your mind, not because you don't have work. 90% क्लाइंट चले गए इसलिए नहीं, इसलिए कि बर्डन चला गया, and you will be able to take some new initiatives to generate some new client, to think about some new area of practice, like the chairman sir was discussing about the startup. आपके पास एक बर्निंग एरिया है, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में पता है, कार्बन क्रेडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल के बारे में पता है, एनवायरमेंट ऑडिट के बारे में आपको पता है. सर स्काई इज द लिमिट फॉर अस, पर हम भागते कहां हैं. चर्चिल भैया 5,000 रुपए में जीएसटी का काम कर रहे थे, मैं 4,000 में कैसे लेकर के आऊं, और फिर कहते हैं हमारे प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं हो रही. वहां देखने की जरूरत नहीं है. कार्बन क्रेडिट बहुत अच्छा स्कोप हमारे पास, एनवायरमेंट ऑडिट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. 90% of people may not know about that. I say also formed a sustainability reporting standards board, और उनकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, किट्स भी आती हैं. कल भी एक किट आई है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड की, एक कोर्स भी उनका स्टार्ट होने वाला है, और हम लोगों को पता भी नहीं है कि वहां तक पहुंच गए हैं. 17 SDGs जो UN के हैं, उनकी कंप्लायंस के लिए इंडस्ट्रीज है, MNCs हैं, वो लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ह्यूज एरिया ऑफ प्रैक्टिस है. तो जब आप ये छोटे छोटे जो करो ना कि थ्रेट रिड्यूस नहीं हो रही है इसलिए आपने वो एंगेजमेंट छोड़ दिया, डिक्लाइन कर दिया, उस फ्री टाइम में आप वहां जाकर के स्कोप देखेंगे,
जितना साल भर में से 20 क्लाइंट से कमाते हैं, वहां सिंगल क्लाइंट आपको फीस देकर के जाएगा विद रेस्पेक्ट विद इन द टाइम लिमिट, एंड soon you may become the authority on those topics. So have the practice of following this particular equation, this particular flow chart in your practice. About the appointment related some ethics, डिस्कस अबाउट द केवाईसी गाइडलाइंस. मैंने स्टार्टिंग में एक क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म वाली स्लाइड दिखाई थी. आईसीआई का क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म क्या है, वो इसीलिए शो किया था कि वो केवाईसी रिलेटेड एंड ऑल दीस थिंग्स रिलेटेड उनके गाइडलाइंस आती हैं. काइंडली फॉलो देम स्ट्रिक्टली. वंस यू फुलफिल दैट, देन आपका ईएल ऑलरेडी डिस्कस्ड. उसके बाद कम्युनिकेशन विद योर प्रीवियस ऑडिटर. यस, इसमें कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है. वो ये कहते हैं सब हम क्यों पुराने ऑडिटर से ले, क्यों इतना लफड़ा कर रखा है आईसीआई ने. और मैं आज आपको डिफरेंट बात करके जाऊंगा. assume that this is related to the assurance engagement only, like tax audit or statutory audit or GST audit. There is one company, X Limited. Ankush Bhai was the internal auditor of X Limited in the last year, and this year the client is willing to appoint me as the internal auditor of X Limited for internal audit purpose, for ICOFR purpose, for proprietary audit or the management audit purpose. Should I send any kind of communication to the Ankush Bhai, and should I need any kind of etiquette letter or any confirmation letter from Ankush Bhai? Churchill bhai yes कह रहे हैं. Anyone else? Yes. सर लीगल कंप्लायंस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, और हम तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लेटर लिखने में ही जैसे जी चुराते हैं कि पता नहीं कहां फंस गए. आई वुड रिकमेंड, मुझे लेटर लिखना चाहिए, पूछना चाहिए, और लेटर लिखने के बाद फोन भी करना चाहिए. अंकुश भाई ये क्लाइंट मेरे पास आया है, आपने छोड़ा है, क्या रीजन हो सकता है? क्लाइंट ने आपको जो कारण बताया क्या वो सही है या नहीं है? वरना किसको आती हुई लक्ष्मी बुरी लगती है, क्यों अंकुश भाई छोड़ेंगे? हो सकता है कुछ ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से उन्होंने प्रोफेशनल वो एंगेजमेंट छोड़ा, पता लगने के बाद आप भी एक्सेप्ट ना करो. सब मेरे ऑफिस में एक स्टाफ आता है वर्क करने के लिए, क्या मैं उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से नहीं पूछता, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कराता? मैं 20,000 रुपए की सैलरी वाला स्टाफ भी आता है पेड एम्प्लॉई, मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर से पूछता हूं भाई साहब आप क्या नौकरी करता था, लड़का कैसा है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, टाइमलाइंस मीट कर लेगा, वापस आपके पास जाएगा तो आप ले लोगे इसको, पूछते हैं हम. तो जब मेरे पास 20 लाख का क्लाइंट आ रहा है, मैं क्यों ना पूछूं पुराने वाले ऑडिटर से? इवन एडवाइजरी फंक्शन है, अकाउंटिंग फंक्शन है, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस कंसल्टेंट से. यहाँ प्रीवियस ऑडिटर के लिए बोलते हैं रूल्स, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा प्रीवियस कंसल्टेंट से भी आप कम्युनिकेशन करें, पूछे उनसे, फॉर्मल करें इनफॉर्मल करें, लेकिन एक बार बात जरूर करें कि आपने यह एंगेजमेंट क्यों छोड़ा, आपको अगले ने हटाया तो क्यों हटाया. उससे आपको ये पता चलेगा. अंकुश भाई बताएंगे गिरीश भाई मैंने नहीं छोड़ा, एक्स लिमिटेड ने मुझे चेंज कर दिया, रीजन बीइंग मैं ना थोड़ा बिजी था, टाइम नहीं दे पाता था, एंड एक्स लिमिटेड वो एक्सपेक्टिंग कि मेरे 10 लोग एनी टाइम बैठे रहे, बड़ी कंपनी है, उनका ICOFR करना है, एक एक एरिया है साहब. अच्छा उनको एक्सपर्ट चाहिए, पेरोल के ICOFR के लिए पेरोल का पर्सन चाहिए, परचेज के लिए परचेज का पर्सन चाहिए, उनको एक्सपर्ट पर्सन चाहिए उसके लिए. सो दैट्स व्हाई फिर मैंने कहा जी मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, और उन्होंने मुझे हटा दिया. अब आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, व्हाट आई नीड टू एंश्योर, कि मुझे क्या इंश्योर करना है, आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं उस चीज के लिए. So that's why have the practice of communication with your previous consultant as well. Conflict of interest we have discussed, second opinion हमें लेना चाहिए जहां हमें लगता है कि I am in a dilemma to take decision in related to any particular matter. So I must take any kind of second opinion from the expert, but ensuring that I am not breaking the principle of confidentiality at that time. Fee and other types of remuneration. चाणक्य की बात की थी मैंने, अर्थोपदा की बात की थी आपसे, ऐसे भी वही कहता है अदर रेमुनरेशन भी हमें नहीं लेने हैं. फीस तो मैंने कर दी कम ऑडिट की, और बाकी मैंने अनयूजुअल फी ले ली, ग्रेटिफिकेशंस ले लिए, गिफ्ट ले लिए, बैंक ऑडिट पे गया हूं काजू कतली के डिब्बे लेकर के आ रहा हूं, चलो वहां तक तो चलता है, कुछ ज्यादा गिफ्ट लेकर के आ रहा हूं, मैंने पर्सनल टूर बुक करा लिया. दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. किसी भी मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए. अदरवाइज एज पर चाणक्य यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ अक्षपटल. So you cannot be appointed as the auditor. Marketing the professional services. सर इसमें दो बातें हैं जो एक एडवोकेसी थ्रेड से उस टाइम डिस्कस करते टाइम आई स्किप एज वेल, वो भी कवर करता हूं. फर्स्ट थिंग, यू आर मार्केटिंग योर ओन प्रोफेशनल सर्विसेज.
And second thing, you are giving the services of marketing professional to my client. Like my client is in the education sector. वो बहुत अच्छी मोबाइल ऐप बनाते हैं. एज्यूम कर रहा हूं मैं, कहीं मेरे को बोलो भाई आपने एथिक्स तोड़ दिया. हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि क्लाइंट है वह ऐप बनाता है, डेवलप करता है, एजुकेशन रिलेटेड, घर बैठ करके आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कीजिए. और मैं जहां भी जाता हूं मेरे क्लाइंट के बारे में मैं एडवोकेसी करता फिरता हूँ. वो बहुत अच्छा ऐप है, वो डाउनलोड करो, बहुत सस्ते के अंदर करा रहा है. क्या आप विजन मेरिन में जाएंगे, 2-2 लाख रुपया ऑनलाइन की फीस है, ये 1 लाख में करवा रहा है, श्योर सिलेक्शन है, ये सारा. That is, I am providing the services in the capacity of a marketing professional, and that is not allowed to me. This is not supposed from a chartered accountant that I advocate the work of my client. एडवोकेसी थ्रेट में ये भी एक आता है. नॉट ओनली मैंने मेरे वर्क की एडवोकेसी की क्लाइंट के बिहाफ पे, बट ये मैं उसके बिजनेस की एडवोकेसी करता हूं, प्रमोट करता हूं, वह भी थ्रेट है मेरे लिए. दिस इज नॉट अलाउड. ठीक है, पर्सनली है, आपने पूछ लिया मेरे से तो मैंने बता दिया कि दैट क्लाइंट इज गुड, वो एक अलग बात है. बट मैं मार्केटिंग कर रहा हूं उनकी, दैट इज नॉट अलाउड. कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट्स, गिफ्ट हॉस्पिटलिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सर हम किसी क्लाइंट ने हमें फीस नहीं दी, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रख सकते, सभी को पता है, राइट? क्यों नहीं रख सकते? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं धीरज भाई आईसीआई तो हमारे खिलाफ ही जाता है, एक तो क्लाइंट फीस नहीं दे रहा है, ऊपर से हमें कह रहा है आप उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब भी अपने पास मत रखिए. द रीजन इज आईसीआई इज एक्सपेक्टिंग, हमारे हर मेंबर ने हर एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट लेटर लिया है और उसको बुक्स की कस्टडी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, रिटेन करने की जरूरत नहीं है. वो उस ईएल के बेस पे कोर्ट में जाके अपनी फीस ले लेगा, पहली बात. दूसरी, अगर मैं ये कहता हूं गवर्नमेंट में जाकर के कि साहब मुझे हक चाहिए कि मेरी फीस नहीं मिली इसलिए मैं इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी कस्टडी में रखूंगा, दिस इज जस्ट सिमिलर कि कल को एक डॉक्टर बोले कि साहब मुझे फीस नहीं मिली इसलिए मैं डेड बॉडी मेरे पास रखूंगा, वापस नहीं दूंगा. क्या वो अलाउ है? ठीक है, वो गलत तरीके से जो भी एक्सवाइजेड करते होंगे जिससे वो अलाउ नहीं. गवर्नमेंट ये कहता है कि हम भी इकोनॉमी के डॉक्टर हैं, फीस नहीं मिली तो डेड बॉडी हमें वापस तो करनी पड़ेगी. यानी कि अकाउंट्स हमने हमारे पास रिटेन करके रख लिए. एंड नॉट ओनली अबाउट अकाउंट्स. साहब मैं आया और मेरे क्लाइंट ने मेरे को बोला साहब धीरज भाई एक काम करो, आप इंदौर जा रहे हो, ये 2 लाख रुपया दे दो, चर्चिल सबको देना है. मैं हवाला का काम नहीं करता, लेट्स अज्यूम किसी भी वे में या मेरे ऑफिस में छोड़ गया क्लाइंट, वो मेरी कस्टडी के अंदर है. अगर मिसप्लेस होते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, मेरे अगेंस्ट एक्शन होगा, आईसीआई एक्शन लेगा. वो कोर्ट में घसीटेगा वो तो अलग है, आईसीआई एक्शन लेगा मेरे अगेंस्ट. Any asset of the client which is in my custody, this is my responsibility to provide the safeguard to that particular asset, be it cash or in the kind or any kind of asset, even be it the data of client as well. कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, कुछ ये जो आजकल ना टेक्नोलॉजी टाइकून बने, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन वो अपने क्लाउड पर क्लाइंट का डेटा स्टोरेज शुरू कर देते हैं. साहब हम तो फैसिलिटी ये भी देते हैं, मेरे क्लाउड पर आपका डेटा स्टोरेज है. दूसरा सीए 2 लाख रुपीज ले रहा ना ऑडिट की, मैं 3 लाख लूंगा, लेकिन डेटा सारा मेरे पास रहेगा, बैकअप रहेगा, ये रहेगा, सारा आपने कर दिया. वन फाइन मॉर्निंग इट वाज द बैड डे फॉर यू और डेटा उड़ गया, चोरी हो गया, बिटकॉइन मांग लिया आपसे किसी ने, हैक हो गया. दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. जितना लॉस क्लाइंट को होगा कोर्ट में जाकर के कंपनसेट तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी आपका माना जाएगा. सो क्लाइंट की कोई भी एसेट हो, किसी भी फॉर्म में हो, कैश, काइंड, इंफॉर्मेशन, डेटा, whatever, this is your responsibility कि आपकी कस्टडी में तो सेफगार्ड होनी चाहिए. इसलिए बच्चे क्लाइंट की ये सेट अपने पास रखने में. इसमें एक एग्जांपल बड़ा अच्छा याद आता है सर, क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर मेरे पास होता है, ऑलमोस्ट हर ऑफिस में होता है. यस धीरज भाई क्यों जलील कर रहे हो हमें? हमने कोई गुनाह किया था वर्चुअली सुन लेते, फिजिकल आकर देखते ही नहीं. और वर्चुअल वाले कह रहे हैं हम राजा, आज बच गए. होता है हम लोगों के पास क्लाइंट का डीएससी हमारे ऑफिस में. दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मेरा कोई स्टाफ मिसयूज करता है, 3-4 ईयर्स अगो एक केस हुआ था, किसी सीए के आर्टिकल ने कंपनीज बना ली थी क्लाइंट के डीएससी का मिसयूज करते हुए, सीए को भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में ले गए. उस आर्टिकल को तो कोर्ट ने सजा दी, आईसीआई ने सीए को भी पनिशमेंट दिया. 3-4 ईयर्स अगो की बात है, आई थिंक 2017 की बात है. सर वो डीएससी जब मेरे पास है, डीएससी से रिलेटेड एक बात बताता हूं, दो दिस इज पार्ट ऑफ द मेंटरिंग द यूथ मेंबर्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट. एथिक्स से थोड़ी सी बाहर है, बट मैं 3-4 मिनट्स आपकी इंपॉर्टेंट लूंगा बिकॉज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर मस्ट बी अ डीएससी यूज पॉलिसी इन योर ऑफिस.
मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट अपना डीएससी लेकर आएगा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हम मना कर दे कि डीएससी नहीं रखेंगे, फिर आप बोलोगे भाई ऐसे नहीं चलता है यहाँ के कहीं भी नहीं चलता है, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई कहीं नहीं चलता है, डीएससी तो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। जब भी किसी क्लाइंट का डीएससी आपके पास आ रहा है, यू शुड जनरेट ए डॉक्यूमेंट। आपने मेंशन किया, ईमेल पर मेंशन किया, लिखा वहां, डियर सर, we have received the digital signature certificate of CA Churchill Jain, director of X Limited. The certificate is class 2 certificate of e-mudra or CFI or TCS, जो भी है वो लिखा। The validity of this digital signature certificate is, वो period लिखा, and it is supposed to be used for the following purpose। आपने जिस जिस पर्पज में यूज लेना है, टैक्स ऑडिट अप्रूव करनी है, आरओसी के फॉर्म अप्रूव करने हैं, आपको बैंक का चार्ज का फॉर्म है वो आपको अपडेट करना है, जो भी पर्पज है वहां आपने मेंशन किया और नीचे लास्ट में से साइन ले लिए और आपने साइन कर दिए। अब आप एक लेवल पर सेफ हो चुके हो कि क्लाइंट ने खुद ने बोला मैंने डीएससी दिया है इस पर्पज से, वो ये नहीं कह सकता आपने चोरी की है, झूठा बना लिया, डुप्लीकेट कर लिया, कुछ भी आप पर आरोप नहीं लगा सकता है। सेकंड थिंग, जब मैं यूज करता हूं डीएससी, उसमें फॉर्म में तो लिख दिया कि सीए चर्चिल जैन का डीएससी मैं मेरे ऑफिस में यूज कर सकता हूं टैक्स ऑडिट पर्पज से, टैक्स ऑडिट अप्रूव करने के लिए। बट बिफोर यूजिंग दैट डीएससी मुझे क्लाइंट की कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है साहब। अब आप बोलोगे ये तो धीरज भाई पॉसिबल है ही नहीं, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डेट पे रिटर्न अपलोड हो जाए तो बड़ी बात है, कहां उससे अप्रूवल लेते फिरेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेवलप करके रखिए, टेम्पलेट बना करके रखिए आप, उसमें सीधा आपको ये डालना है, डियर सर आपका ये डीएससी जो हमें इतनी तारीख को रिसीव हुआ था, ये आज हम टैक्स ऑडिट का आपका 3CD फॉर्म जो अपलोड किया है वो अप्रूव करने के लिए यूज में ले रहे हैं, अपलोडेड फॉर्म का पीडीएफ अटैच है आपके पास, काइंडली कंफर्म। क्लाइंट को बेजार बोला भाई देख लगा देंगे हम, मेल पे ओके लिख के दे दे खाली। अगर तू ओके लिख के नहीं दे सकता, तेरे पास इतनी 2 मिनट नहीं है, तो भाई पेनल्टी आप भुगती है, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसके लिए। अगर कोई क्लाइंट ओके लिखने में डर रहा है ना, नहीं आप कर दो, ओके लिखने की क्या जरूरत है, दैट मींस मन में खोट है, उसके बाद आपको नहीं लगाना उसका डीएससी आपके ऑफिस से। जैसे वो ओके लिख के दे रहा है देन आप अपलोड कर दीजिए, आप सेफ गार्ड हो। थर्ड थिंग, जब मैं वह डिजिटल सिग्नेचर वापस करता हूं, क्लाइंट मेरे से हटता है तब कर सकता हूं, एक्सपायरी पर कर सकता हूं, उससे पहले रिटर्न कर सकता हूं। क्लाइंट ने किसी पर्पज से बोला धीरज भाई मेरे को चाहिए किसी टेंडर में लगाना है, मेरा डीएससी क्लास 3 है और मैं तो कोई बड़ा टेंडर फाइल कर रहा हूं एमएसएमई के लिए, तो 2 दिन के लिए मेरे को डीएससी चाहिए आपका, मैं आपके पास जो रखा हुआ है ना मेरे वाला, मेल पे डालो। आपने ये डीएससी इतनी तारीख को मेरे से ले लिया, इसके बाद जब तक वापस मेरे पास नहीं आता तब तक के यूज के लिए आप जिम्मेदार हो। और परमानेंट रिटर्न कर दिया आपने, तो आप लिखो जब भी किसी क्लाइंट का डीएससी यूज कर रहे हैं एक्सेल फाइल मेंटेन करें। मैं सॉफ्टवेयर की बात चलो नहीं करूंगा, 2 ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं बहुत लिमिटेड कॉस्ट के अंदर जो आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, बट मैं एक्सेल फाइल की बात करूं, टैक्स ऑडिट इस पीरियड की बैलेंस शीट का टोटल इतना, यूडीन इतना, डीएससी लगाया मैंने इस तारीख को, बस इतना सा मेंशन कर दिया आपने। आपका स्टाफ कर सकता है, ज्यादा देर नहीं है, जब किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं 5 मिनट इस चीज पे लगा लो, आप सेफ गार्ड हो जाएंगे। जब मैं रिटर्न कर रहा हूं, लगाया फिल्टर सीए चर्चिल जैन, इनका डीएससी 6 बार मेरे ऑफिस से यूज में आया है, रिटर्न किया मैंने, मेल पे डाल दिया डियर सर आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मेरे ऑफिस से इस पीरियड के अंदर इस डॉक्यूमेंट पे लगाने में काम में आया है और आज मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। Today onwards, the responsibility of the use of this particular digital signature certificate is on you. The onus of using this DSC is not on me. आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, नाउ यू आर सेफ। ये प्रैक्टिस फॉलो करें, ना सोचें ये चीजें डिफिकल्ट हैं धीरज भाई, नहीं है पॉसिबल। मैं कह रहा हूं सब कुछ पॉसिबल है, और जिस दिन आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस में डाल दिया, 3-4 मंथ्स लगेंगे शुरू में, उसके बाद यू विल फील कि 25% मेंटल बर्डन आपका खत्म हो गया। जो रात को नींद नहीं आती ना, छोटी सी गलती हो जाती है और फिर सोचते हो गलती हो गई अब क्या करूं, वो डॉक्यूमेंटेशन रहेगी तो सेफ गार्ड रहेंगे आप। तो क्लाइंट का डीएससी भी आपके कस्टडी में है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। दिस इज द कंपैरिजन अबाउट 2009 कोड ऑफ एथिक्स एंड रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स। आई एम पार्किंग दिस नो क्लैट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, दो दिस इज अगेन पार्क बाय आईसीआई फॉर द टाइम बीइंग। ये अभी लिस्टेड एंटिटीज के लिए आया, देन आईसीआई सेड कि हम कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बट वेरी सून इट विल बी एप्लीकेबल फॉर नॉन लिस्टेड एंटिटीज एज वेल। एंड इन समरी वे आई वुड लाइक टू से द NOCLAR is saying that if you are providing any kind of services is to your assurance client, ऑडिट क्लाइंट है, मेरी सर्विसेज कोई भी हो सकती है उसमें, ऑडिट के अलावा भी कोई भी, and the client is the listed entity,
or you are the employee of an listed entity and you come out with significant non-compliance, then you have to highlight these to those who are charged with the governance, like audit committee, corporate governance committee, or the independent directors. You have to inform them. If there is a significant fraud or a misappropriation of fund, then you have to inform the CV also, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जो लिस्टेड एंटिटीज में होता है बहुत सारी में, उनको इन्फॉर्म करें. जब भी कोई नॉन कंप्लायंस ऐसी मैंने देखी जो सिग्निफिकेंट है, क्लाइंट के बिजनेस को अफेक्ट कर रही है या लीगली अलाउ नहीं है, आई विल रिपोर्ट दैट. डायरेक्टली मैं बताऊंगा दो चार्ज विद द गवर्नेंस. अब इसमें एग्जांपल आता है, टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की, नॉन कंप्लायंस तो है, क्या मुझे नो क्लियर की कैटेगरी में लेना चाहिए उसको? यस और नो? यस और नो सर? आप गलत आंसर देंगे, मैं किसी को मुर्गा नहीं बनाऊंगा. आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस. नो क्लियर की कैटेगरी में आएगा सर? नॉन कंप्लायंस है बट उस कैटेगरी में नहीं आएगा. मैंने एक वर्ड बोला सिग्निफिकेंट. ये रूटीन वर्क है. आज गलती हो गई, 200 रुपए पेनल्टी है, मैं 2 दिन बाद फाइल कर दूंगा 400 रुपए पेनल्टी देके. जो क्लाइंट के बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंप्लायंस थी, मैंने नहीं की, मेरी फैक्ट्री सीज हो सकती है. दैट इज द नॉन कंप्लायंस. इफ आई डिस्कस अबाउट द नो क्लियर, मैंने ब्राइब में पैसे दे दिए किसी को और मुझे पता लग गया ऑडिटर को कि मेरे क्लाइंट ने ब्राइब खिलाई है, वो नो क्लियर में रिपोर्ट होएगा. मैंने टेररिस्ट फंडिंग कर दी, वो रिपोर्ट होएगा. और इनके अलावा भी मान लो एक ऐसी चीज, कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट ही नहीं आया फाइनेंशियल्स पे, क्लाइंट ने मेरे ने अपना जो डेटा है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं कर रखे हैं और वह डेटा कभी भी चोरी हो सकता है. अगर ऐसा केस भी आता है तो मैं नो क्लियर में रिपोर्ट करूंगा उसको. दैट इज ऑल अबाउट नो क्लियर. That have the direct effect on the determination of the material amounts and disclosure in the financial statements, the compliance of which the fundamental to the entity's business, and third one is the compliance necessary to avoid the material penalties. आज तो इम्पैक्ट नहीं आया, कल को पेनल्टी आ सकती है. डायरेक्टर को बर्फ की सीढ़ियों पे लिटा करके ले जा सकते हैं उसको भी. Some examples already I shared. Applicability for the time being, IAS BA ने बोला कि ये आपका लिस्टेड एंटिटीज पर ही होना चाहिए, उसके ऑडिट एंगेजमेंट्स उन पर है, उसके ऑडिटर और उसके एम्प्लॉय पर है. लेकिन अभी के लिए रुका हुआ है. वेरी सून ये लिस्टेड अनलिस्टेड सभी पर आने वाला है. सर मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा सर. मतलब ब्रांच को मैंने दे दिया है, आपकी ब्रांच की संपत्ति है. समथिंग न्यू अबाउट दिस न्यू कोड ऑफ एथिक्स, ऑल अबाउट द टैक्सेशन सर्विसेज टू द ऑडिट क्लाइंट्स. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया सेल्फ रिव्यू थ्रेड के टाइम, ये वाला मेजर देन आप पीपीटी से देख सकते हैं. मैं टाइम लिमिट पे जा रहा हूं. हाँ, आपका फी को लेकर के जो लिमिटेशन है उसकी अगर मैं बात करूं, समरी वे में हमें सिर्फ यह समझना है, इफ आई एम रिसीविंग फी फ्रॉम माय क्लाइंट और इट्स ग्रुप एंटिटीज, एसोसिएट एंटिटीज, द सम ऑफ द फी फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज इज मोर देन 15% or more of my total revenue of my firm, then I have to report those charged with the governance. सर पहले 40% की कैप थी, मैं ले नहीं सकता था, आपको कैप नहीं है. 50%, 60% कितनी भी हो, बस मुझे बताना है कि मेरे टोटल रेवेन्यू का 20% मेरा आपके यहाँ से आ रहा है, और 2 लगातार साल में ऐसा हो रहा है तो ही बताना है, 1 साल का नहीं बताना है. Where for the 2 consecutive years the total gross annual professional fee, any kind of engagement from my audit client and its related entities represent more than 15% of the total fee of my own firm, then I have to disclose such fact to those charged with the governance, like independent directors and all these people. But इसमें कुछ exemption दिया आपको. कुछ लोग कहते हैं भाई साहब हम तो करते बैंक ऑडिट हैं, सीएजी के थ्रू अलॉटमेंट का वर्क करते हैं. जो आपको अलॉटमेंट के थ्रू वर्क मिला हुआ है उस पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सेकंड थिंग, अगर उस क्लाइंट का जो मैं बात कर रहा हूं टोटल रेवेन्यू मेरा 15% से ऊपर है, ऊपर जाकर के भी टोटलिटी में 5 लाख से कम है, तो बताने की जरूरत नहीं है. लास्ट ईयर जब ये रूल आया तो बातें चल गई, तो बोले तो जलील करेंगे, हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आप मेरे को 40,000 रुपया दे रहे हो, ये मेरा 50% ऑफ द रेवेन्यू है. पता चल जाएगा उसको कि अंदर क्या है. तो फिर ऐसे ही नहीं बोला भैया इतना नंगा नहीं करेंगे,
हाँ 5 लाख तक अगर एक क्लाइंट सिंगल क्लाइंट आपको फीस दे रहा था, आप छोटे से नहीं हो। फिर अब आपका 50% है तो भी आप 10 लाख का रेवेन्यू तो आपका हो ही गया, इसलिए बताने में आपको नहीं शर्माना चाहिए। तो ये 5 लाख की एक सीलिंग लेकर के आए। मैं इनको एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ टाइम लिमिट लेते हुए। ये आपका कुछ एडवर्टीजमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, कुछ आपकी डायरेक्टरी रिलेटेड गाइडलाइंस है। आई वुड प्रीफर, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आई वुड लव दैट। इनमें दीज आर द पार्ट ऑफ योर शेड्यूल्स। ये कुछ एफएक्यूज हैं। आई वुड रिकमेंड पीपीटी मिलने के बाद एक बार रीड आउट जरूर करें आप इनको। एनी क्वेश्चन? आई हैव 10 मिनट्स ओनली, हम डिस्कस कर लेंगे जब तक आप लोगों को भूख ना लगे। मुझे कितनी भूख लगती होगी वो तो देख के पता चल रहा होगा। जी सर। नहीं कर सकते हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल हम साइन नहीं कर सकते हैं। बैंकर आते हैं हमारे से मांगते हैं जबरदस्ती। आईसीआई ने स्पेशली बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स नहीं देंगे। दो इसमें डाउट और आता है, लोग मिक्स कर लेते हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स को। हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं सर। अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स है मेरे रिव्यू एंगेजमेंट। मैं एसआरईज की बात करता हूं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो वो मेरे को कहते हैं मैं रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूं, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साइन कर सकता हूं, बट उसमें मैं पूरा प्रोसीजर मेंशन करूंगा कि मैंने ड्यू केयर ली है, क्या क्या मैंने चेक किया है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यूज किया है, मेरी प्रोसीजर क्या रही है, वो मेंशन करके लिमिट्स के साथ डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी रिपोर्ट देता हूं। तो मैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स का रिव्यू एंगेजमेंट ले सकता हूं, बट फ्यूचर डेट वाले का प्रोजेक्टेड का नहीं ले सकता। अब सर एक क्वेश्चन आता है, बहुत लोग पूछते हैं धीरज भाई एक बात बताओ, चलो हम ऐसे लिख करके साइन करके दे सकते हैं क्या कि हमारा प्रोजेक्शन में कोई लेना देना नहीं है, हमने तो जो क्लाइंट ने बताया वो एग्री कर लिया। हमने डिग्री इसलिए ली थी कि जो क्लाइंट बताया हम और लगा करके खाली दे दें कि ला 2000 रुपये और ले जा। क्लाइंट ने बताया तो क्लाइंट डायरेक्टली बता देगा ना बैंक को। हमें ये लिख करके आप ये सोचते हो कि ये डिस्क्लेमर देकर के क्या हम दे सकते हैं कि क्लाइंट ने बोला और हमने मान लिया? दिस इज नॉट अलाउड। एक और चीज, कुछ बैंक वो आईटीआर वेरीफाइड मांगते हैं, सीए से साइन करा के लाओ आईटीआर। अगेन वी हैव टू डिनाई फॉर दिस। भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बैंकर को डाउट है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड दो इनकम टैक्स का, लॉगिन करेगा, डाउनलोड करेगा और बैंकर खुद ले लेगा वहां से, आपको नहीं देनी है साहब वो। एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर सर, प्रीवियस ईयर की ऑडिट, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं, क्लाइंट कहता है साहब मेरे ऑडिटर चर्चिल जैन साहब रहे हैं लास्ट ईयर, फिर हमारा झगड़ा हो गया, ये मान लो चर्चिल सर बाहर चले गए या उन्होंने सीओपी सरेंडर कर दी या आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, कोई भी रीजन रहा, आज मुझे साइंड ओरिजिनल कॉपी चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है, तो शर्मा जी आप एक काम करो ना, हमारे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हमारे पास एक्सेल में है, मैं प्रिंट मार देता हूं, ऑलरेडी ऑडिटेड है साहब, आप देख लो, एमसीए पे जाओगे डाउनलोड करोगे, जैन साहब के साइन किए हुए आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उस पीडीएफ में एग्जैक्ट एवरी फिगर मैच कर रही है, इवन हमने तो कोमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया है, आप एक्सेल में फ्रेश बने हुए उसका प्रिंट मार के आप साइन करके दे दीजिए प्लीज। क्या हम दे सकते हैं सर? बिल्कुल डिट्टो सेम है, 1 रुपए की हेरफेर नहीं है सर। whenever I am signing on a document, especially in the form of certifying the document in the capacity of a practicing chartered accountant, and if the document is the financial statements for the previous year and it is supposed that these are audited as well, then if I am signing those documents, it is reflecting that I am the auditor of that particular entity and I am signing this document in the capacity of auditor only. And even without accepting the engagement as auditor, if I am signing these documents, it will be purely considered as the professional misconduct. मैं नहीं साइन कर सकता हूं, क्लाइंट कितना ही रोए, कितनी फीस दें, कितनी दिल लगी करे, कितना ही फैमिलियरिटी थ्रेट आपके सामने आए, लेकिन आप नहीं साइन कर सकते। एक काम कर सकते हैं आप मैक्सिमम, भैया साइन चाहिए ना उसको, एमसीए से डाउनलोड करो, जैन साहब का ऑलरेडी साइन है, सब कुछ पिछले वाले 2 डायरेक्टर के साइन है, डेट है, सब कुछ आ रहा है, जैन साहब अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं प्रिंट मारता हूं, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी इज डाउनलोडेड फ्रॉम एमसीए डेटेड, इतनी तारीख को एमसीए से मैंने डाउनलोड किए थे, उसकी सीटीसी, वो भी कब, जब एक्सट्रीम केस, जब आपको लगता है क्लाइंट को देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता, तब फ्रेश डॉक्यूमेंट पे आप ऑडिटेड पे कभी भी दोबारा साइन नहीं कर सकते अनलेस आप ऑडिटर हो। अच्छा, आप ऑडिटर अपॉइंट कर दिया आपको, क्या आप पिछले साल के फाइनेंशियल्स पे साइन कर सकते हो आप? नहीं सर, जिस ईयर के लिए अपॉइंट हुए हो ना उसी ईयर के लिए साइन कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर के लिए नहीं कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन?
कुछ भी सर्टिफिकेशन वर्क कर रहा हूं सर मैं, अगर यूडिन मैंडेटरी है। यूडिन की बात आई, बड़ा पेनफुल सिचुएशन है। अराउंड 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जिसमें से करीब 1,30,000 के आसपास, अभी रिसेंट डेटा एक आया था, तो 1.25 लाख के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यूडिन पे रजिस्टर किया था अपने आप को। और उनमें से भी करीब 10 से 15,000 ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल यूडिन जनरेट भी नहीं किया। या तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नेम लैंडिंग कर रखी है, और या फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बट यूडिन जनरेट करना ही बोल रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। आप कुछ भी सर्टिफिकेशन वर्क कर रहे हैं सर, मेरे शब्दों को रामबाण मान करके ले जाइए, यूडिन जनरेट करना है। अगर नहीं किया है आपने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आने वाले हैं। आपको एक टाइम बीइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, पुराने जितने भी यूडिन जनरेट कर लीजिए, अदरवाइज आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। सेकंड थिंग, जिनके पास पार्ट टाइम सीओपी है और अगर उन्होंने यूडिन जनरेट कर दिया है, वो भी तैयार हो जाओ अपना चंद्रमा सोच करके। यूडिन आपको सब कुछ ट्रैक करने वाला है कि मेरे प्रोफेशन में कितने प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं, उनमें से कितने एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर हैं, किसकी प्रैक्टिस का लेवल क्या है, पूरे साल में 2 यूडिन जनरेट किए हैं क्या। आपका यूडिन सब कुछ आपका डेटा देने वाला है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़ करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा आपका यूडिन आपकी प्रैक्टिस के बारे में। तो यूडिन की प्रैक्टिस फॉलो करें, 1% भी ऐसी गलती ना करें कि आप यूडिन के मामले में कोई लापरवाही कर रहे हैं। जी सर। सर फर्स्ट तो मैं सजेस्ट करूंगा, हमारे मेंबर ने दिया है तो आप हमारे मेंबर को पर्सनली भी कॉल करके वहां से बोले, मैनेजर को भी बोलिए कि भैया यूडिन जनरेट नहीं हुआ है, आपके पास टाइम अगर है अभी तो यूडिन जनरेट कर दीजिए। टाइम फ्रेम में है तो वो यूडिन जनरेट करके फिर आज से वहां मेंशन कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट देने के बाद यूडिन जनरेट करने का अभी भी टाइम है अपने पास। तो बहुत पहले दे दिया, टाइम फ्रेम भी जा चुका है उनमें, आप मेंशन कर दीजिए कि यूडिन जनरेट नहीं हुआ है। और यूडिन के लिए इसलिए बोला आईसीआई ने, मैंने केस देखा, मैं नाम नहीं शेयर कर रहा यहाँ मेंबर का या किसी और का, हरियाणा के किसी छोटे से टाउन का एक केस था। बैंक ऑडिट के ऊपर गए हुए थे कुछ लोग, उन्होंने ऑडिट की, एक समझदार सा आर्टिकल था, कोई मेरे जैसा भोला भाला सा, उसने ऑडिट करना शुरू किया। जब मैं अपने आप को भोला बताऊं तो सब ऐसे देखते हैं आश्चर्य से, सबके चेहरे से एकदम से हो गए यार ये क्या बोल गया ये। उसने ऑडिट करना शुरू किया तो उसने देखा कि स्टॉक स्टेटमेंट आया हुआ है, बड़ी अच्छी वैल्यू है, सीसी लिमिट ले रखी है, लोन ले रखा है क्लाइंट ने, जो बैलेंस शीट लग रही है सीएसआर के साइन करी हुई, 20 करोड़ का टर्नओवर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके मन में एक डाउट आया, नहीं था यार इसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फाइनेंशियल सही है या नहीं, मैं एमसीए से चेक करता हूँ। एमसीए पे गया, फाइनेंशियल्स डाउनलोड किए, हर फिगर में एक जीरो कम था। एक्चुअल था 2 करोड़, दिखा दिया 20 करोड़, खर्चे इनकम सब जगह इस तरीके से मैनेज किया हुआ था कि 90% का गैप था। एक्चुअल 10% है, दिखा दिया 100। उसने कहा एमसीए पे वो है, बैंक में ये है साहब, मेरे को तो उसकी उस टाइम वैट हुआ करता था, बोला हरियाणा वैट की मेरे को रिटर्न्स वगैरह निकलवानी है, सारा पता करना है कि एक्चुअल टर्नओवर कितना दिखाया है। मांग मूंग की आईडी और वहां से देखा तो वहां भी 2 करोड़ का ही टर्नओवर आ रहा है। बुला लो सीए साहब को, अभी तक केस चल रहा है उनका डीसी के अंदर, और बहुत बार हाथ जोड़ते हैं, गलती हो गई। अच्छा खास बात ये, स्टेचुटरी ऑडिट भी उन्होंने साइन की है, जो एमसीए पे अपलोडेड है 2 करोड़ टर्नओवर वाली, और जो बैंक में 20 करोड़ टर्नओवर वाली फाइनेंशियल्स दिए हैं वो भी उन्होंने साइन किए हैं। ये यूडिन इसीलिए आया है कि आप वहां फिगर भी डालते हो, अमाउंट भी डालते हो। कल को ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने साइन करके दे दियो, क्लाइंट नहीं, मोहर घर पे छपा रखी हो, यूडिन जनरेट करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए यूडिन आया कि हमारे मेंबर को गलती से तो नहीं फंसाया जा रहा है। यूडिन हमें सेफगार्ड करने के लिए भी है, ये ना सोचे कि हमारे ऊपर बर्डन है, हमें सेफगार्ड करने के लिए है। सर एनी क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो मैं पूछना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन। क्लास में सबसे खतरनाक मोमेंट ही वो होता था जब टीचर आकर के क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। अच्छा मेरे जैसे मासूम बच्चे बचने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करते थे कि हमसे तो ना पूछा जाए। एनीवन डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? दो एफएक्यू में आई ट्राइड, मैंने अराउंड 50 प्लस क्वेश्चन है वो एफएक्यू की फॉर्मेट में इस पीपीटी में डाले हैं, जो आप लोग जब भी ये स्लाइड से विजिट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट दैट। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम साथ में ट्रेनिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ एक बात और, बहुत लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं, इज इट अलाउड? इज इट अलाउड सुबह सुबह व्हाट्सएप पे अपडेट भेजना? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउ है, डर नहीं। लेकिन
फर्म का नाम नहीं मेंशन कर सकता मैं मेरे नाम के साथ भेज सकता हूं, अपडेट्स भेजिए आपको सीए धीरज के शर्मा और मेंशन किया जय श्री राम। फर्म का नाम डालते ही मिसकंडक्ट हो जाएगा आपका। क्या मैं हर आदमी को अनसोलिसिटेड मैसेज भी भेज सकता हूं व्हाट्सएप पर? नो। क्या मैं व्हाट्सएप पर मैसेज में ये बता सकता हूं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे काम दीजिए, ये काम करता हूं? नो। लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई टेन्योर कुछ ऐसे केसेस आए इन गुड़गांव एज वेल, जहां मेंबर ने बल्क ईमेल कर दिया सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि हम 450 रुपए में डीएससी बनाते हैं, हम ये करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, 200 रुपए में फलाना काम करते हैं, 400 रुपए में आईटीआर फाइल करते हैं। पूरा अपना मेन्यू कार्ड बना करके, कितने का दाल मखनी है, कितने का पनीर टिक्का है, वो सारा बना करके उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड दे दिया और ईमेल कर दिया सबको, बल्क ईमेल, कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो हमारे से संपर्क करें। डिसिप्लिनरी कमेटी का केस है, उनसे माफी मंगवा के एक बार के लिए छोड़ा गया है, बट ऐसी गलती मत कर लेना आप। सारे मेंबर को भेजना तो बहुत दूर की बात है, बिना मांगे एक बंदे को भी भेज दे और उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट सपोज टू डू दिस। यस सर। फेसबुक बिजनेस काम होता है, जस्ट डायल होता है, उसमें सीए सर देयर आर टू थिंग्स, वन इज द एग्रीगेटर एंड अनदर वन इज द डायरेक्टरी फॉर्म। जस्ट डायल वगैरह हैं या आपका अर्बन क्लेप है, आप वहां रजिस्टर ना करें। अर्बन क्लेप के लिए क्लियरली आईसीआई ने लास्ट ईयर मना किया था, एंड आईसीआई ने थोड़ा सा जस्ट डायल के बारे में एक होता ना एम्बिग्यूटी के साथ ये बोला था, उन्होंने कहा प्रीमियम वर्जन आप नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्टरी में फिजिकल और ऑनलाइन है उस लोकल एरिया की हैं वहां जा सकते हैं, उस डायरेक्टरी में कोई भी पेड नहीं होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लिस्ट अलग होनी चाहिए और उनके लिए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वो ओपन होनी चाहिए, इंदौर का कोई भी से रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ जो प्रीमियम वर्जन है जस्ट डायल वगैरह, आई वुड रिकमेंड आप ना रजिस्टर करें, अर्बन क्लिप के लिए क्लियरली मनाएं, वहां तो जाना ही नहीं आपको। फेसबुक बिजनेस का इंस्टाग्राम उसमें जब फॉर्म का पूरा डालते हैं हम ये फॉर्म के लिए मैं ज्यादा अवेयर नहीं हूँ किस तरीके से करें आप। एक तो व्हाट्सएप बिजनेस होता है, एक फेसबुक पे बिजनेस भी होता है। अच्छा क्या करते हैं आप अपनी फॉर्म को जब प्रमोट भी करते हैं, जैसे कि जो आपने फॉलो आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप उनका फेसबुक पेज बना सकते हैं, एफएक्यूज में है, एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस में अपनी फर्म का फेसबुक पेज बना सकते हैं। जब फेसबुक अलाउ हो तो इंस्टा भी नो डाउट होगा। आपने अपना पेज बनाया बट वो स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए होता ना, स्पॉन्सर्ड लाइक करने के लिए, हाँ वो नहीं, फर्म का पेज बना सकते हैं सिर्फ आप। रेगुलर क्लाइंट्स का उनको अपडेट्स भेज सकते हैं आप बिल्कुल। हाँ अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है सर रेगुलर क्लाइंट्स को। इवन रेगुलर क्लाइंट नहीं है बट क्लाइंट ने मुझे बोला है रिटर्न में कि सर मुझे जरा ड्यू डेट्स के बारे में बताते रहिएगा, तो वो अलाउ है हमें, वो उस केस में हमें अलाउ है। व्हाट्सएप बिजनेस में तो ऐसा कुछ वो नहीं है, नॉर्मल ही कम्युनिकेशन का है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं व्हाट्सएप बिजनेस में। उसमें तो ज्यादा एक फैसिलिटी है कि आप आउट ऑफ द ऑफिस आवर्स लगा सकते हैं, कोई भी मैसेज आएगा रिटर्न मैसेज चला जाएगा, वो अलाउ है। उसमें कोशिश ये करें फर्म का नाम ना हो रिटर्न के अंदर, आपके नाम से जाए। अगर ट्रेनिंग्स करते हैं आप बहुत सारी इनवाइटेड ट्रेनिंग्स करें आप, जहां भी जाएं अवॉइड करें अपनी फर्म का नाम है भूले ना। एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे फर्म के नाम से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएं, फर्म के नाम से ट्रेनिंग्स ना करें। एनी क्वेश्चन? एफएक्यूज हैं, एंड आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो वैसे बहुत स्टूडियस होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है अंतरात्मा पे आप हाथ रख के सोच सकते हैं कि आप ये पीपीटी मिलने के बाद पूरी जरूर पढ़ेंगे। और नॉट ओनली दिस पीपीटी, हर एक स्पीकर हर फैकल्टी की पीपीटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, रीड करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे उनको लिखेंगे, पूछेंगे, मुझे पूरा भरोसा आप लोगों पर। अब कुछ मन ही मन कह रहे हैं ये सर, one thing with one verse from Srimad Bhagavad Gita, I would like to sum up my presentation considering the time limit. In chapter number 11, this is the verse number 55, and I believe the meaning of this verse that is particularly reflecting what is the expected from we chartered accountant, what the society is expecting from us, what the government authority is expecting from us. In this verse, Lord Krishna said, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव है। The one who is engaged in his duties with purity, the one who is free from contamination of all the previous deeds, the one
who is independent and unbiased, he or she surely comes to me. So this is the expectation of the society, the regulators, the country, the ICI, from we chartered accountants, that we must be engaged in our duties with purity. We have to ensure that we are performing our responsibilities in a diligent manner. We must ensure that while fulfilling our professional engagement assignments, we are independent and unbiased towards all the matters, every person, while providing our services. And any of the previous deed is not affecting the independence of my services. This is the expectation from us. With these words, I sum up my session, and once again, I thank Indore branch for offering me this opportunity to interact with the people of this heritage city, and I guess the cleanest city in the country, Indore. So thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai ICI, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज भी मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा सर, एक हम सेमिनार फॉर्म करना चाहेंगे, लेसन्स फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता। तो उसके लिए मैं आपका जो भी एक प्रॉपर सर मैनेज हो पाया टाइम, आप प्लीज हमें बताइएगा। मैं उस पर रिसेंट आने वाले समय में सेमिनार रखना चाहेंगे। और जो आपकी उद्बोधन शैली थी उसको देखते हुए हमारा मन नहीं कर रहा था सर आपसे माइक लेने का, पर समय की अपनी एक लिमिट है, उसको देखते हुए अब आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। और आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट वी हैव विद अस वेरी हम्बल, वेरी रेस्पेक्टफुल पर्सन, आवर रीजनल काउंसिल मेंबर सीए चर्चिल जैन सर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा चर्चिल जैन सर से कि सर प्लीज आए और मेंबर्स को आप संबोधित करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू अंकुश भाई। धीरज भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले धीरज भाई की हॉस्पिटलिटी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इंदौर ब्रांच में कोई भी स्पीकर आता है, जिस तरीके से उनका सम्मान किया जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी दिल्ली में, लेकिन उसको एज ए होस्ट ब्रांच धीरज भाई ने संभाला था। और जिस तरीके का ट्रीटमेंट इन्होंने मेंबर्स को दिया, वो शायद हम अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं। इस तरीके का व्यवहार इनका पूरी टीम के साथ हमारे साथ था। भले ही मेंबर को रात को 3 बजे भी फ्लाइट से जाना है या सुबह 5 बजे भी फ्लाइट से जाना है, तो इनका अरेंजमेंट ये था कि 3 बजे बंदा खुद उठ के आ रहा है और उनको उनका ब्रेकफास्ट का मेनू भी उनके साथ में है और उनका पैकेट उनके साथ में, और 4 बजे फ्लाइट पे छोड़ के उनको आ रहे हैं। इस तरीके का व्यवहार इनका है। बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं मैं आपकी। और जो आपने उद्बोधन दिया, वो उसमें जो एक फ्रेंड्स वाला आपने फेमिलिटी वाला जो कंसेप्ट बताया और इंटरमीडिएशन वाला बताया, वो वाकई में बहुत जगह हम इसकी चूक कर जाते हैं और हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि दोस्ती यारी में हम ये काम कर जाते हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो सर ने बताया धीरज भाई ने कि वास्तव में होना चाहिए, जैसे डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताया, तो ये प्रैक्टिस आम मेंबर को अपने यहाँ करनी चाहिए कि ताकि जो सेफगार्ड्स अपने होने चाहिए वो हम अभी से बना के रखें, ताकि भविष्य में जो दिक्कत है, व्यवहार नहीं रहेगा उस दिन क्लाइंट से, वो उससे हम अपने आप को बचा सकें। बस मैं इतना सही अपना उद्बोधन यही समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ धीरज भाई ने बोल दिया है। बाकी बैंक ऑडिट का सेमिनार आपका चल ही रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, इसमें भी ये जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो बताया है वो हमको मेंटेन करना चाहिए। और आज के जो ऑडिट का पीरियड चल रहा है, वो केवल आपका वो भी ऑडिट का पीरियड नहीं है कि आपने जाके ऑडिट के डॉक्यूमेंट देखे और उसका अकाउंट देख के आपने अपना व्यू बना दिया और उसके हिसाब से आपने एनपीए क्लासिफिकेशन कर दिया है उसका कि ये ऐसे में 1 2 3 0 1 2 है, या फिर 90 डेज के ऊपर गया है तो एनपीए में आ जाएगा स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन आपको ये देखना है कि ये कहाँ से सिस्टम में चालू हो रहा है, क्योंकि अब सिस्टम ऑडिट का टाइम आ गया। ये सब तो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके सामने उपलब्ध रहेगा ही, कहाँ कैसे ये जनरेट हुआ, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। अपन ने अगर इस चैनल को देख लिया है तो जो आरबीआई का नॉर्म्स है कि 90% ऑडिट हमको करनी है, तो वो ऑडिट 90% नहीं, हम उसको 100% कर देंगे, क्योंकि हमने उसका सोर्स डॉक्यूमेंट देख लिया है कहाँ से वो जनरेट हुआ है। और जो तकलीफें आनी चाहिए थी वो हमको मालूम चल जाएगी कि डाटा में कहाँ से तकलीफ आई है। अपन जब भी ऑडिट करने जाते हैं, मेन हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि एडवांस पे हमारा फोकस रहता है कि एडवांसेस हमको देखना है, पूरी टीम उसकी तरफ लग जाती है। लेकिन अभी कुछ बैंक्स जो मर्ज हुए हैं,
मैक्सिमम बैंक मर्ज हो गए हैं, उनका जो डाटा है वो उनके मेन मर्ज बैंक के अंदर डाटा आ गया है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनकी एफडीआर उनकी बरसों से चली आ रही है, वो एफडीआर वो मैच्योर नहीं हुए हैं, प्री मैच्योर उनका जो पीरियड है वो अभी नेक्स्ट बैंक में जब आ रहा है तो वो भी चला हुआ आ रहा है, तो उनके कारण जो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं हो पाई है, कई बैंकों में मर्जर का इफेक्ट नहीं मिल पाया है। तो आप केवल एडवांसेस पे फोकस नहीं करें, सभी चीज पे आप फोकस करते हुए ऑडिट को कंप्लीट करें। मेरी यही आपसे गुजारिश है। सबसे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ टू कन्वे द फॉर्मल वर्ड ऑफ थैंक्स, आई इनवाइट मॉडरेटर ऑफ द सेशन सीए सलोनी शारदा जी। That was definitely a very thoughtful session. I would formally thank the CA Dheeraj Sharma sir for his excellent deliberation. I would also like to thank each one of you who has joined here in present and who are through our virtual mode to make this session an interactive one. Thank you everyone.